आज जो जेनजी आंदोलन था नेपाल का, वो एक पड़ाव पार करके आज एक मंत्रिमंडल जो गठन हो रहा है अभी, वो पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की के नाम में मोहर भी लग चुका है दोस्तों। और अभी जो सुशीला कार्की जी है, उनका नाम पे मोहर लग गया है। और नया इंतरिम गवर्नमेंट जो बनने जा रहा है, उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे ये इसका भविष्य क्या होगा। जो जेनजी इरा जब जो नेपाल में अभी नया शुरू हो रहा है, इसमें इसका नेपाल में इसका क्या है, इसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं दोस्तों। इससे बात करने से पहले एक डॉक्टर अम्बेडकर का कोड है दोस्तों, जो फॉर अ सक्सेसफुल रिवोल्यूशन इट इज नॉट इनफ that there is discontent. What is required is a profound and thorough conviction of the justice, necessity and importance of political and social rights. जो जेनजी का जो नया ईरा जो है, जो अचानक सा उभर के आ गया नेपाल में, तो उसका जो नया ईरा जो शुरू हो रहा है, जो इम्पल्सिव टाइप का था, इमोशनल टाइप का था, जो जेनजी आंदोलन आगे आ रहा है दोस्तों। ये जेनजी आंदोलन का एक्चुअली जो इम्पैक्ट है, इसका क्या है, तो ये करप्शन के नाम पे तो आया था। फर्स्ट में सोशल मीडिया जो बंद हुआ, क्यों बंद हुआ, उसका भी कज है दोस्तों। उसमें जो जेनजी केपीओलिटी था, पुस्ता भन्ने चाहिँ नि कुनै हाँ ठगी खाने भाँडो भन्ने चाहिँ हाँ जेनजी पुस्तालाई हाँ, वो जेनजी पुस्ता को एकदम बहुत बुरी तरीके से ललकार रहा था। वो उनको आदमी नहीं मान रहे थे। तो उस टाइम पे जैसे ये हालत हो रहा था, तो फिर क्या हो गया कि अकस्मात तो लोगों ने इनका, वहीं से ये ट्रिगरिंग फैक्टर शुरू हुआ जब जेनजी का आंदोलन का घोषणा हुआ था। ठीक है, तो वो बोल रहे थे जेनजी पुस्ता नाम का एक ठग, वो जो ठग ठग वाले, वो उसको वो चीज़ नहीं है, वो क्या है, ऐसे ललकार रहे थे। आप सुन सकते हैं कि केपी ओली जी, जो अभी अभी इस्तीफा इस्तीफा दे के भाग भाग गया है, वो केपी ओली जी का आप एक बाइट सुनिए। जेनजी पुस्तालाई पिर पर्यो अरे, राम्रो लागेन अरे। जेनजी पुस्ता भन्ने चाहिँ नि कुनै ठगी खाने भाँडो भन्ने चाहिँ नि कुनै ठगी खाने भाँडो। जेनजी मतलब उनका वर्षन है कि जेनजी पुस्ता नया आ रहा है, जेनजी पुस्ता का मतलब क्या है? क्या ये ये जो ठगने के लिए एक वो पॉट है क्या? हाँ, वो जो टूल से ठगने के लिए, ऐसे बोल के वो ललकार रहे थे दोस्तों। तब फिर एक जो जेनजी का जो लीडरशिप वाला सुदन गुरुङ, इनके लीडरशिप में ये एक एनजीओ था, हामी नेपाली, विच इज फंडेड बाय अमेरिकन, है ना, अब एनजीओ, अमेरिकन जो दाता था उन लोगों द्वारा फंडेड, दो इन लोगों का हामी नेपाली नाम का एक आईएनजीओ एनजीओ था। इनके लीडरशिप में ये आंदोलन शुरू हुआ दोस्तों। तब जब ये आंदोलन शुरू हुआ, तब तो उस टाइम में क्या था कि इमोशनल टाइप का था। वो क्यों हुआ था आप लोगों को तो पता है। उसका ट्रिगरिंग फैक्टर था कि वो जो वाला ये सोशल मीडिया जब बंद हुआ, तो एक जस्ट एक ट्रिगरिंग फैक्टर था। इन लोगों का एक्चुअल मकसद था कि करप्शन के खिलाफ, जो यहाँ करप्शन है अभी, जो उन नेपो किड्स, मतलब जो बड़ा बड़ा नेता ब्यूरोक्रेट्स, इन लोगों का किड्स विदेश में जाके पढ़ रहे हैं, मौज काट रहे हैं, और यहाँ गरीबों के जो बच्चे हैं, इनके पास रोजगार नहीं है, असल शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य उपचार बहुत ज़्यादा महंगा है। तो ये हिसाब से ये लोग एक डिस्कंटेंट था। इसीलिए उन लोगों के पास ये डिस्कंटेंट होने की वजह से वो लोग, ये आंदोलन का ट्रिगरिंग फैक्टर ये था। मैं आज जो इसीलिए हमारा जो आज देख सकते हो, ये कि न्यू जेनजी जीरा जो हो रहा है, व्हाट इज द, है ना, व्हाट इज द फ्यूचर इन फ्यूचर ऑफ नेपाल्स, है ना, ने, ने, नेपाल्स फ्यूचर पाथ इन न्यू जेनजी इरा, व्हाट कैन बी द फ्यूचर ऑफ नेपाल्स, है ना। भनेको जेनजी इरा में जेनजी के नए युग में नेपाल का भविष्य का मार्ग क्या है, ये आज का हमारा टॉपिक है। क्यों हम ये डॉक्टर अम्बेडकर का जो ये कोट ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं कि ये जो जो अभी यंग स्टार्स है, उन लोगों के पास ज़्यादा आवेग से ज़्यादा है, विवेक से,
तो ऐसा इमोशनल टाइप के है। तो इसीलिए हम इसी को टेक के बात करने वाले कि फॉर अ सक्सेसफुल रिवोल्यूशन। अभी रिवोल्यूशन का क्या है कि ये पड़ाव में एक पड़ाव पार करके आया है दोस्तों, ठीक है। इसको अभी और एक पड़ाव पड़ाव पार करना जरूरी है दोस्तों। इसीलिए वो पड़ाव पार करने के लिए इन लोगों को थोड़ा और हिसाब से जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी एक इंटरिम गवर्नमेंट बन रहा है, जो सुशीला कार्की जी जो शपथ ले रही है दोस्तों, ठीक है। अभी शायद आधा एक घंटा एक दो घंटा में शपथ शुरू हो जाएगा ना, मगर नाम इनका फिक्स हो गया है। ये क्या है, ये एक्चुअली पूर्व प्रधान न्यायाधीश है, और मैं नेपाल की पहली फर्स्ट प्रधान न्यायाधीश लेडी है, और इनकी इनके नाम पे अभी इंटरिम गवर्नमेंट बन रहा है दोस्तों। इसीलिए हम यहाँ देख रहे हैं हमारा जो आज का टॉपिक है, इसमें आप देख सकते हैं, इसमें डॉक्टर अंबेडकर हमने इधर लिया है, और जेनजी नेपाल, ये दोनों के बीच में जो है क्या कनेक्शन क्या हो सकता है, और जैसे डॉक्टर अंबेडकर का प्रिडिक्शन है, वो उसको इनको कैसे गाइड कर सकता है। मतलब जैसे जेनजी का जो आंदोलन है, अगर ये गलत रास्ता भटक गया, तो ये एनार्किज्म को आगे ले सकता है। और डेमोक्रेसी सक्सेसफुल होने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर क्या क्या चीज़ प्रिस्क्राइब करते हैं, एज अ एक्सपर्ट, एज अ पॉलिटिकल फिलोसोफर, एज अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो उनके अध्यक्षता में जो बना था, एज अ प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का प्रेसिडेंट होने के नाते उनके क्या सजेशन रहेगा, और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं। उसमें हम लोग बात करने से पहले हम थोड़ा सा आपको ये चीज़ दिखाने वाले हैं दोस्तों। ये देख सकते हैं, हमारा ये डिस्क्लेमर है। ये डिस्क्लेमर हमारा जो है, हमारा मेन उद्देश्य है साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने का है दोस्तों, और हम कोई किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन का हम सपोर्ट नहीं करते हैं। हमारा मेन मकसद है इक्विटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस। ओके, यही है दोस्तों। अब हम लोग मेन टॉपिक्स में जाने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। आज जब नेपाल का जेनजी भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ सड़कों पर उतर रहा है, ठीक है, आप देख सकते हो जो उतर रहा है, ठीक है। तो ये सवाल सबके सबसे बड़ा हो गया है कि क्या सिर्फ राजनीतिक लोकतंत्र काफी है, क्योंकि जैसे राजनीतिक लोकतंत्र जो अभी राजनीतिक लोकतंत्र आगे जा रहा है, क्या ये राजनीतिक लोकतंत्र काफी है, तो क्या है। इसके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं दोस्तों, कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने अंतिम भाषण के में चेतावनी भी दी थी कि ये राजनीतिक लोकतंत्र के साथ सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का भी जुड़ा होना जरूरी है। ये एक लोकतंत्र, और तो ये लोकतंत्र केवल एक ढांचा रह जाएगा अगर ये नहीं हुआ तो, और ये टूट भी जाएगा, और एनार्किज्म के अंदर और ये जाएगा। इसलिए आज नेपाल के भविष्य का रास्ता भी उसी मोड़ पर खड़ा हुआ है, क्योंकि ये एनार्किज्म के रास्ता भी जा सकता है दोस्तों, और अगर ये गलत रास्ता भटक गया तो एनार्किज्म जा सकता है। तो अगर ये अच्छे तरीके से लीड करा जाए, और ये इसका जो डॉक्टर अम्बेडकर जो प्रिस्क्राइब करते हैं, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक जस्टिस क्यों जरूरी है, ये हिसाब से जाएंगे तो सस्टेनेबल डेमोक्रेसी का रास्ता भी जा सकता है। हम अभी नेपाल का जो डेमोक्रेसी का जो ये जो चल रहा है, ये बिल्कुल अभी ये मझधार में खड़ा है दोस्तों। इसलिए हम अब बात करने वाले हैं, और इसका एग्जैक्टली हम इसमें जाने वाले हैं दोस्त, ठीक है। इसे जाने वाले से पहले मैं फर्स्ट में ये बात आपको ये दिखा दूं दोस्तों, जो सुशीला कार्की जी जो है, ये सुशीला कार्की जी अभी प्रधानमंत्री के रूप में तो आ रही है, मगर इनको कहा जाता है कि ये प्रो इंडियन यी है, पुस्तालाई पिर ठीक पर्यो है। अरे राम्रो लाग्यो। इनका जो है ये प्रो इंडियन भी लोग कहते हैं, क्योंकि अब इनका एक वीडियो भी बाहर आ रहा है दोस्तों। इसमें ये मोदी जी से बहुत
आभार व्यक्त कर रही है। आप ये वीडियो भी पहले आप लोग प्रधानमंत्री आप मोदी जी से कुछ देखिए। कहना चाहेंगी आप? जी, मैं तो मोदी जी को तो नमस्कार करती हूँ पहले। जी मेरा आई हैव गुड इम्प्रेशन अबाउट मोदी जी। जी दूसरी बात ये है, अभी हमारा ये नाम प्रपोज किया गया है। जी अभी हमारा कोई फिक्स नहीं है। हम्म अभी कोई फिक्स नहीं है। कल चेंज भी हो सकता है। हम नहीं कह सकते कि कल हमारा ही हो जी रहा है, ये हम नहीं बता सकते हैं। आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड विथ इंडियन लीडर्स। आई हैव व्हेन आई वाज देयर, जब मैं वहां पर थी, जी तो शरद जी तो हमारे भाई की तरह थे। अभी तो ये दुनिया में नहीं रहे। जी और शरद मोहन यादव जी जी है, जी मोहन जी अब भी हैं। हाँ मोहन जी, ये मोहन लोग जी भैया इनसे बहुत अच्छा रिश्ता है। बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर, फ्रेंड्स हैं। हम्म हम लोग अपना अपना ही भाई बहन की तरह हम लोग उनको मानते हैं। वो यहाँ आते हैं तो हम्म हम लोग से मिलते हैं, बातचीत होती है। हम्म हम लोग भी जब जाते हैं तो, और मेरे हस्बैंड जो है तो वो तो बहुत सारे दिन वहीं पर रहे हैं, जी भारत में ही रहे हैं। जी बहुत सारे दोस्त हैं वहाँ पे उनका, जी बहुत सारा दोस्त है। मिलना जुलना होता ही रहता है। तो आप यहाँ स्पष्ट रूप में देख सकते हो कि जो सुशीला कार्की जी है, इन लोगों का मोदी जी के पर ये और आरएसएस के शायद नजदीक एक एफिनिटी है। और अब ये पर्दा तो अब खुलता जाएगा क्या है, मगर जो इन लोगों का इन लोग जो जो सुशीला कार्की जी है, वो एकदम मोदी के प्रति बहुत आभार व्यक्त कर रही है। और एक लेवल से वो पूर्व परिचित है। अब कहने के लिए तो बहुत कुछ लोग बोलते हैं, फिर भी एक पॉजिटिव पक्ष क्या है कि जो मोनार्की जो है, अक्सर लोग क्या अब चाह रहे थे कि जैसे कि अभी जेनजी पूछता है तो राजा का जो है ग्रैंड सन है, इनका भी एक नाम अंदर अंदर खाने अंडरकरंट चल रहा था। राजशाही और हिंदू राष्ट्र का भी एक एक अंदर अंडरकरंट चल रहा था। मगर अब ये एक स्टेप अच्छा हुआ कि डेमोक्रेसी की ओर जा रहा है, डेमोक्रेसी की ओर जा रहा है। और राजशाही और हिंदू राष्ट्र के पक्ष में तो ये नहीं जा रहा है दोस्तों। ये एक था एक पॉजिटिव साइन हम लोगों को अभी देखने को मिल रहा है दोस्तों। फिर भी जो सुशीला कार्की जी है, अब देख लिया दोस्तों आप लोगों ने, ठीक है, इनका जो है प्रधानमंत्री मोदी जी से कुछ अब। कहना चाहेंगी आप? हाँ, जैसे आप देख सकते हो। जी, मैं तो मोदी जी को तो नमस्कार करती हूँ पहले। जी मेरा आई हैव गुड इम्प्रेशन अबाउट मोदी जी। जी हाँ, ये बोल रहे हैं कि मोदी जी के प्रति मैं बहुत आभार हूँ, मेरा बहुत इम्प्रेशन है। और मोदी जी के प्रति एक एफिनिटी दिखा रही है दोस्तों। दूसरी बात ये है, अभी हमारा ये नाम प्रपोज किया गया है। जी अभी हमारा कोई फिक्स नहीं है। हम्म अभी कोई फिक्स नहीं है। कल मगर अभी फिक्स हो गया है, ठीक है। इनका कल लगभग नाम तो प्रपोजल किया था, मगर लगभग 99% इनका फिक्स हो गया दोस्तों। चेंज भी हो सकता है। हम नहीं कह सकते कि कल हमारा ही हो जी रहा है, ये हम नहीं बता सकते हैं। आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड विथ इंडियन लीडर्स। ये बहुत चीज का बयां करता है दोस्तों। ये मोदी जी के प्रति नतमस्तक है, नमस्कार भेज दीजिए। और आई एम वेरी इम्प्रेस्ड, ओके, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विथ द कौन से विद द इंडियन लीडर्स। अब ये चीज क्या है, अब ये तो देखते हैं अभी पॉजिटिव आप सोचिए, ठीक है। आई हैव व्हेन आई वाज देयर, जब मैं वहां पर थी, जी तो इन लोग इनका जो एक्चुअली जो बीएचयू में पढ़ी है ये, ठीक है, बीएचयू से इनका पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ था। और तो शरद जी तो हमारे भाई की तरह थे। अभी तो ये दुनिया में नहीं रहे। जी और शरद मोहन यादव जी जी है, जी मोहन जी अब भी हैं। हाँ मोहन जी, ये मोहन लोग जी भैया इनसे बहुत अच्छा रिश्ता। ठीक है, अब हम लगभग हमने बैकग्राउंड इनको दिखा दिया, सबको एक लेवल में दिखा दिया। अब हम मेन प्रसंग में जाना चाहते हैं, ठीक है। ये क्या चीज़ है, अब इसके बारे में हम लोग इनका बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट में हम लोग ये आप देख सकते हो जो डॉक्टर अम्बेडकर का ये भाषण है, ठीक है।
हाँ, ये संविधान सभा का लास्ट भाषण 26 जनवरी 1950 में उनका एक भाषण है। उन इसमें एक डॉक्टर अम्बेडकर कोट कर रहे हैं कि 26 जनवरी 1950 में हम लोग ऐसा लाइफ के दुविधा ये लो, वी आर गोइंग टू इंटर इनटू अ लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब हम विरोधाभासपूर्ण जिंदगी जीने का जो पोजीशन है इसमें हम लोग जा रहे हैं। विरोधाभासपूर्ण क्या है? हम पॉलिटिक्स में हम लोग इक्वल हो रहे हैं, ठीक है। मतलब पॉलिटिक्स में क्या है, इक्वल होने का मतलब क्या है, यहाँ भी देख सकते हो। पॉलिटिक्स में इक्वल होने का मतलब है वन वोट, यहाँ देखिए, ओके, वन वोट वन, ये वन मैन वन वोट, एक आदमी का एक वोट का अधिकार, और वो एक वोट का वैल्यू, एक वोट का अधिकार, एक एक वैल्यू, मतलब सब लोगों का वोट का अधिकार का वैल्यू एक ही होगा। मतलब पॉलिटिकली सब लोग, हम लोग यहाँ देखिए बराबर के कंडीशन में हम लोग जा रहे हैं। एंड इन सोशल इन इकोनॉमिक लाइफ, मतलब जो सामाजिक और आर्थिक जीवन जो है, वी विल बी हैव इनइक्वलिटी, हमारा जो सामाजिक और आर्थिक जीवन जो है वो अभी भी क्या है, असमानता में आधारित हो रहा है दोस्तों। इसीलिए इसी के आधार में डॉक्टर अम्बेडकर बोलते हैं कि हम लोग एक खतरा की घंटी जो बज रहा है, इसके हम ये स्थिति में हम लोग अभी इंटर कर रहे हैं। अभी नेपाल का हाल भी वही है दोस्तों। नेपाल का हाल भी क्या है, अभी जो कंट्राडिक्शन है, क्योंकि केपी ओली सरकार भी वही कंट्राडिक्शन को धोते धोते चला गया। क्योंकि वो लोग भी क्या हुआ, उन लोगों को जैसे उन लोग डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने चक्कर में ब्राह्मणवाद लादते लादते, क्योंकि उन लोगों का जो ब्राह्मणवाद से एक लेवल का एफिनिटी था, ठीक है। जो केपी ओली सरकार था वो मार्क्सवाद के नाम करता था और लोकतांत्रिक व्यवस्था का बात करता था। साथ साथ वो लोग जैसे कभी, हाँ, अब ये राम मंदिर बनाने का चक्कर बात करते थे, कभी ठोरी में राम मंदिर है, ठीक है। और उसके बाद वो प्रचंड का भी हाल वही था। ये भी 17,000 आदमी की कुर्बानी के बाद जो माओवादी क्रांति था, इंसर्जेंसी, उसके बाद वहां से ये लोग आए थे। फिर भी ये लोग बात करते करते इनका लालच आ गया और वो भाजपा पथ, देखिए ये भाजपा पथ मतलब ब्राह्मण तंत्र लादने के चक्कर में ये लोग उस दिशा में चले गए और ये चीटिंग शुरू हो गया। और ये चीटिंग करते करते इन लोगों को चूना लगाने लगे। उसके बाद देख सकते हो ये लोग, देखिए स्कूल में क्या था, जनता आवास आयोजना में 3 करोड़ खर्च है, ये विनियोजन किया था बजट का। और विद्यालय का 35 करोड़। उसके बाद मंदिर बनाने के लिए 1 अरब 56 करोड़ रुपया। ये तो सिर्फ दोस्तों, ये तो एक प्रदेश का मामला है। ये 7 प्रदेश है, 7 ही प्रदेश में यही हाल था दोस्तों, ठीक है। ये एक प्रदेश का मामला है, सिर्फ एक प्रदेश का। ये प्रदेश नंबर 1 का है, ये प्रोविंस नंबर 1 का बात है दोस्तों। इनका जनता के रोज जो आवास बनाने का बात है उसमें 3 करोड़, विद्यालय में 35 करोड़, और मंदिर बनाने के लिए 1 अरब 56 करोड़ रुपए। वो भी कहाँ से, वो भी ऋण लाके विदेश से। अब अभी नेपाल का 43.2% जीडीपी का इतना वैदेशिक ऋण है, वहां से ऋण लाने का। और यहाँ इनका हाल ये इस हिसाब से था। वो जो ये कंट्राडिक्शन के हिसाब से हम लोग को ये नेपाल में जो रूप से ये लोग चीटिंग कर रहे थे, वो हिसाब से लोगों में अलग सा गुस्सा था दोस्तों। जो गुस्सा जो केपी ओली सरकार था, इनके हिसाब से क्या था, उनमें अलग तरीका का गुस्सा पनप रहा था दोस्तों, ठीक है। वो गुस्सा जो पनप रहा था केपी ओली सरकार के विरुद्ध में, तो वो लोग पहचान ही नहीं पाए कि ये हो क्या रहा है, ठीक है। तो डॉक्टर अम्बेडकर यही चीज बात कर रहे हैं कि हम लोग फिर एक दुविधापूर्ण जिंदगी में जा रहे हैं। हम सामाजिक प्लेन में जैसे, और इकोनॉमिक प्लेन में यो हम लोग क्या है, इकोनॉमिक लाइफ और सोशल लाइफ हमारा इनइक्वल हो रहा है, मगर पॉलिटिकली हम लोग इक्वल है। इसीलिए दोस्तों हम ये कंडीशन में अभी नेपाल भी जा रहा है। और डॉक्टर अम्बेडकर उस टाइम में बोल रहे थे, हम लोग इसी को लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन बोल रहे थे दोस्तों। अभी मैं यहाँ जस्ट इंट्रो कर रहा हूँ। अब उसके बाद डॉक्टर अम्बेडकर का जो यहाँ से मैं आप शुरू करना चाहता हूँ, यू डेमोक्रेसी एक लेवल में, जैसे वो डॉक्टर अम्बेडकर बोलते हैं कि पहले जो बुद्ध के समय था उस टाइम में भी
इंडिया में डेमोक्रेसी था साउथ एशिया में, और जो क्योंकि उसमें क्या था, रिपब्लिकन का जो रिपब्लिक था वो सम्राट अशोक के टाइम में वो पूर्ण रूप से डेमोक्रेटिक था, मगर वो खत्म हो गया। अब जैसे अब वो बोल रहे हैं कि दिस डेमोक्रेटिक सिस्टम इन इंडिया इज लॉस्ट, वो सी लॉस्ट इन अ सेकेंड टाइम, मतलब उस टाइम में तो हम लोगों ने उसको गुमा दिया, अब क्या हम लोग फिर सेकेंड टाइम में गुमाना चाहिए? ये यहाँ से डॉक्टर अम्बेडकर का ये यहाँ से जर्नी ये शुरू होगा। यही को कोरिलेट करना चाहता हूँ कि जैसे अभी डेमोक्रेसी तो खत्म नहीं हो रहा है, मगर बार बार जैसे नेपाल के कंटेक्स में देखें तो ठीक है, 17 साल में भी राजा महेंद्र द्वारा डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया गया था। उसके बाद दोस्तों वो फिर 30 साल पंचायती शासन चला, मोनार्की चला। उसके बाद फिर 46 साल में फिर एक मूवमेंट हुआ 1990 में, ठीक है, एक मूवमेंट शुरू हुआ। उसके बाद वहाँ एक सीरी टाइप का डेमोक्रेसी रहा। फिर उसमें क्या था कि राजा था, है ना, राजा मोनार्कियल सेरेमोनियल राजा था। उसके बाद फिर 62-63 में एक आंदोलन शुरू हुआ, उसे राजा को फिर फेंक दिया, फालने का पड़ा। तो फिर अभी इन लोगों को जो वो राजतंत्र तो गया, राजशाही गया और ब्राह्मण तंत्र आया। तो जो मार्क्सवाद के नाम में ये लोग मार्क्सवादी आप खुद को बोलते थे, और मार्क्सवादी होते होते इन लोगों के बीच में, ठीक है, भाजपा पथ में ये लोग चलने लगे। मतलब वो हिंदू राष्ट्र के जो अघोषित रूप में वो सॉफ्ट हिंदुत्व खेलने लगे। तो लोगों में क्या हुआ कि सुशासन नहीं था, वो करप्शन ज़्यादा था, रोजगारी भी नहीं था। ये वजह से ये लोग बहुत परेशान हो गए। तो फिर वो लोग उसका डेमोक्रेसी का भी अभी ये जेनजी लोग द्वारा इन लोगों को एक हिसाब से डिस्प्लेस किया गया है दोस्तों। ये पुराना पार्टी जो है, पुराना नेता तो ना बिल्कुल ही नहीं आएगा, अब पार्टी क्या होगा ये तो देखने का बात है दोस्तों। क्योंकि अब जो नेता जो है, नेता लोगों को तो डिस्प्लेस पूर्ण रूप से कर दिया गया है दोस्तों। इन लोगों को नेता लोग तो अब शायद मेरे ख्याल से इनको तो आने का चांस ही नहीं है। अब ये जो अ, ये पुराना वाले सिस्टम में अभी ये वाले नहीं आ पाएंगे। तो डॉक्टर अम्बेडकर का जो जो रोष है, जो चिंता है, क्या फिर हम सेकंड टाइम भी ये डेमोक्रेसी लस हो जाएगा तो क्या करेंगे, ये वाला जो चिंता है उसी को हम लोग देख सकते हैं। उसके डॉक्टर अम्बेडकर बोलते हैं कि आई डोंट नो बट इट इज क्वाइट पॉसिबल इन अ कंट्री लाइक इंडिया where democracy from its long disuse must be regarded as something quite new. There is a danger of democracy giving place to dictatorship. इसका मतलब क्या है कि ये क्वाइट पॉसिबल तो है डेंजर ऑफ डेमोक्रेसी के लिए, ठीक है, अगर ये खत्म हो गया तो फिर वो डिक्टेटरशिप आ जाएगा, ठीक है, सेकंड टाइम भी ये लॉस हो गया तो वो डिक्टेटरशिप की ओर जाएगा। क्योंकि इट इज क्वाइट पॉसिबल फॉर दिस न्यू बॉर्न डेमोक्रेसी टू रिटेन इट्स फॉर्म। यहाँ देखिए ये फॉर्म एंड फैक्ट की बात कर रहा है, टू रिटेन इट्स फॉर्म बट इट गिव प्लेस टू डिक्टेटरशिप इन फैक्ट। कहने के लिए तो डेमोक्रेसी रहेगा, मगर ये फिर क्या है, फैक्ट में डिक्टेटरशिप हो जाएगा। मगर क्या है कि जो अभी भी टला नहीं है, ये राजशाही में भी सैनिक भी टेक ओवर करके डिक्टेटरशिप और भी जा सकता है, या राजशाही के वहाँ भी जा सकता है, क्योंकि ये बहुत तरलता की स्थिति है। ठीक है, तो इस और फिर भी सुशीला कार्की का जो वीडियो आप लोग देख रहे हो, ये जो आरएसएस का साठगांठ ज़्यादा हो गया तो फिर ये जैसे पुराना ब्राह्मण जो केपी ओली था उनको रिप्लेस करके फिर सुशीला कार्की वो आई, ठीक है। तो ये ब्राह्मणवाद का जो है वो जो डूम है वो तो हट नहीं पा रहा है, मतलब फिर ब्राह्मण शाही के फिर वहीं जाएगा, ये भी तो हो सकता है। इसीलिए ये क्या है देखने का, जो न्यूबॉर्न डेमोक्रेसी के लिए अभी ये फॉर्म एंड फैक्ट में क्या होगा, इसलिए ये खतरा का घंटी अभी टला नहीं है। फिर डॉक्टर अम्बेडकर बोलते हैं इफ देर इज अ लैंडस्लाइड, मतलब वो फिर खत्म हो गया तो डेंजर ऑफ द सेकेंड पॉसिबिलिटी बिकम एक्चुअली इज मच
ग्रेटर, वो फिर सेकंड टाइम भी डेमोक्रेसी खत्म होने का चांस हो सकता है। इसीलिए इफ वी विश टू मेंटेन डेमोक्रेसी, अगर हम लोग डेमोक्रेसी मेंटेन करना चाहते हैं तो नॉट मेयरली इन फॉर्म, केवल फॉर्म में नहीं और ये फैक्ट में भी हम लोग चाहते हैं तो क्या करना चाहिए, व्हाट मस्ट वी डू। तो पहला चीज हम लोगों को करना चाहिए कि ठीक है, इन माय जजमेंट वी मस्ट डू इज टू होल्ड फास्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड ऑफ अचीविंग आवर सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इनका कहने का मतलब क्या है कि जो संवैधानिक मेथड है इनको रिस्टोर करना पड़ेगा अगर हम लोगों को, ठीक है, इसको इस्टेब्लिश करना है तो वो भी हम लोगों को सोशल एंड इकोनॉमिक प्लेन दोनों के हिसाब से हम लोगों को अगर डेमोक्रेसी को सरवाइव करना है या सस्टेनेबल डेमोक्रेसी बनाना है तो इसको क्या करना है, सोशल एंड इकोनॉमिक प्लेन में इसको सर्वाइवेबल बनाना पड़ेगा। अगर ये चीज़ नहीं हुआ तो ये जीवित ये जो ये डेमोक्रेसी है वो भी सरवाइव बिल्कुल नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड ऑफ अचीविंग आवर कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड क्या होना चाहिए, वो सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए वो सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस के और जाना चाहिए। इट मीन्स वी मस्ट अबैंडन द ब्लडी मेथड ऑफ रिवोल्यूशन। अगर ये करेंगे तभी वो जो क्रांति होता है ना, जो ब्लडी रिवोल्यूशन मतलब जो खतरनाक जो खाल का जो रक्तपात पूर्ण क्रांति है उसको रुक पाएगा। और अगर वो सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से गेन करेंगे तो हम लोगों का सिविल डिसोबीडियंट, ठीक है, नागरिक आंदोलन का बाद और जो सत्याग्रह गांधी जी ने किया था ये वाला हिसाब का जो भी वो भी रुक जाएगा। अदरवाइज इफ देर इज वे नो वे लेफ्ट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड, हमको कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड को बाईपास करने का कोई हम लोगों का इसका हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। फॉर अचीविंग इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स देयर वाज अ ग्रेट डील ऑफ जस्टिफिकेशन फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड। अगर हम लोग सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव पाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड को अनदेखा करते हैं तो करेंगे तो उसका नतीजा भोगना पड़ेगा। और नतीजा भोगने का मतलब क्या होगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेथड को फिर हम उसको वेलकम करेंगे, निम्नता करने का बराबर होगा। उसका मतलब क्या होगा, बट वेयर कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड आर ओपन देयर कैन बी नो जस्टिफिकेशन फॉर अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेथड। भनेको मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड ऑफ अचीविंग सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इसका ओपन करेंगे तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेथड ऑटोमेटिकली उसको क्लोज हो जाएगा वो चैप्टर। मतलब क्या है, दिस मेथड आर नथिंग बट अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेथड का मतलब क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेथड का मतलब है वो ग्रामर ऑफ एनार्की है। ग्रामर ऑफ एनार्की नेपाल के लिए अभी क्या है, वो राजशाही भी आ सकता है। जैसे अभी हम लोग इसका जो पैटर्न देखते हैं तो एक रात में पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से वेंडलाइज किया गया, जैसे सिंह दरबार, ठीक है, सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद वो कॉन्स्टिट्यूशनल पार्लियामेंट, ओके, जो पार्लियामेंट भवन है, उसके बाद वो जो सरकारी भवन था वो पूरा का पूरा एक रात में, और जो नेता का घर, उसके बाद वो बड़ा बड़ा कॉम्प्लेक्स, बड़ा बड़ा वो बिजनेस एरिया, बड़ा बड़ा होटल, एक रात में देश भर में ऑर्गेनाइज तरीके से इसको वैंडलाइज किया गया है। मतलब वो ग्रामर ऑफ एनार्की जो है वो चरम लेवल में उसको पहुंचा गया है। इसका मतलब डॉक्टर अम्बेडकर क्या बोल रहे हैं कि ये नया जो नेपाल का जो अभी ये जो नया सिस्टम जो बन रहा है, ठीक है, नया सिस्टम मतलब क्या है, नया सिस्टम मतलब आप देख सकते हो ये वाला, ये नया सिस्टम मतलब जो नेपाल फ्यूचर पाथ इन, जो नेपाल का जो भविष्य है, नया फ्यूचर जो बन रहा है वो फ्यूचर में उसके लिए रोकने के लिए हम लोग जो नया जो अंतरिम गवर्नमेंट है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड को रिस्टोर करना पड़ेगा।
अगर संसद भंग करना है या उसको सस्पेंड करना है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड को पहले उनको उसको पहले रिस्टोर करो, और फ्यूचर में भी उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को उसको पाने के, और उनका मेन ऑब्जेक्टिव वो होना चाहिए। अगर वो होगा तभी ये आगे बढ़ पाएगा। और डॉक्टर अम्बेडकर क्या बोलते हैं, ये देखिए सोशल एंड इकोनॉमिक जो ऑब्जेक्टिव है वो उनको क्या बोल रहे हैं, जैसे यहाँ देखिए, ठीक है। हम बाद में आएंगे, बाद में आएंगे मतलब क्या है, देखिए यहाँ यहाँ पर देख सकते हैं। अगर वो सोशल ये वी शैल बियॉन्ड द आवर्स ऑफ सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, मतलब क्या है कि यहाँ देखिए डॉक्टर अम्बेडकर पॉलिटिकल पॉलिटिक्स में तो इक्वलिटी का बात हो रहा है, मगर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वो जो बात कर रहे हैं डॉक्टर अम्बेडकर, वो एक नंबर में, वही वही 3 नंबर में भी बोल रहे हैं, सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ विल शैल हैव इनइक्वलिटी, ये कंडीशन है। अगर ये बरकरार रहा तो in our social and economic life we shall by reason of our social and economic structure, ये क्यों हो रहा है, सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो हमारा है वो इसकी वजह से सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ बराबर का नहीं हो रहा है। और ये कंटिन्यू टू डिनाई, इस चीज को अगर हम कंटिन्यू टू डिनाई, अगर ये इसको भी नजरअंदाज करते रहेंगे, ठीक है, कंटिन्यू टू डिनाई द प्रिंसिपल वन मैन वन वैल्यू, इस चीज को हम लोग एक सब लोगों का जो इकोनॉमिक एंड सोशल प्लेन में बराबर का अधिकार होने वाला बराबर का अधिकार के लिए जो बनने वाला संविधान में अधिकार नहीं हो, व्यवस्था नहीं होगा, तो हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू लाइव दिस लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब जो कॉन्ट्राडिक्शन का जो बात हो रहा है, ठीक है, ये वाला और लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, ये कॉन्ट्राडिक्शन का जिंदगी ये कितना तरह और चलेगा, और हम लोग कितना दिन तक इसको डिनाई कर पाएंगे, हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू डिनाई इक्वलिटी, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर बोलते हैं देर इज कंप्लीट एब्सेंस ऑफ टू थिंग्स इन इंडिया, इंडियन सोसाइटी में दो चीज बहुत एब्सेंट है, एक इक्वलिटी है और दूसरा फेटर्निटी है। इक्वलिटी में हम लोग पॉलिटिकली तो समान है, मगर सोशली एंड इकोनॉमिक प्लेन में हम लोग बिल्कुल समान नहीं है। इसकी वजह से क्या होगा, इस इतना इतना विरोधाभासपूर्ण जिंदगी अगर हम कितना दिन तक और खींच पाएंगे, अगर इसको कंटिन्यू टू डिनाई करेंगे तो क्या होगा, वी विल डू सो ओनली बाय पुटिंग आवर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन पेरिल। ओ जो केपी ओली जी का जो क्यों ये सरकार डरा, तो उन लोगों ने पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को तो वन मैन वन वैल्यू को तो बात किया, मतलब वोटिंग का अधिकार सबका बराबर था, मगर सामाजिक और सांस्कृतिक रूप में, सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक रूप में सब बराबर नहीं थे। आर्थिक रूप में क्या था, इन लोगों ने न्यू लिबरल पॉलिसी लागू किया था, मतलब पूंजीवाद जो दलाल पूंजीवादी व्यवस्था था, न्यू लिबरल पॉलिसी में भी क्रोनी कैपिटलिज्म था, यहाँ का पूंजीवादी वर्ग और नेता लोग साठगांठ करके ये लोग दोनों जो जनता का चूना लगा रहे थे। और यहाँ जो समानुपातिक व्यवस्था है, जो यहाँ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का बात जो होता है, जैसे इंडिया में जैसे वोटिंग होते हैं, वहाँ क्या है कि जैसे जैसे आप देख सकते हो, वहाँ पर क्या है, ये देखिए उन लोगों को सेपरेट इलेक्ट, अभी इंडिया में क्या है, उसमें इंडिया में ये सेपरेट इलेक्टोरेट तो नहीं है, मगर कम्युनल जो पूना पैक्ट वाला ज्वाइंट इलेक्टोरेट सिस्टम है, मगर वहाँ वहाँ जनता द्वारा समानुपातिक जो आरक्षण का जो कैंडिडेट है वो जनता के इलेक्शन वोट द्वारा चुना जाता है, मगर यहाँ ये व्यवस्था नहीं है, यहाँ नॉमिनी सिस्टम है, मतलब नेता के गोजी से निकल के यहाँ बांटा जाता है, तो यहाँ जनता से डायरेक्ट कटअप हो जाता है, उन लोगों को जो उनका समुदाय का लोग है वो डायरेक्ट वोटिंग नहीं कर पाते हैं, इसीलिए क्या होता है, नेता के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो नेता का मोनोपोली बढ़ जाता है। तो नेता का मोनोपोली बढ़ने के कारण से क्या होता है कि नेता जो व्यक्ति को चाहे वो व्यक्ति को, वो क्या होता था, जो व्यक्ति को चाहे वो व्यक्ति को वोटिंग करके नॉमिनी करके संसद में ले आ जाता था।
तो यहाँ जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व का जो सवाल था, वो एक्चुअली जो केपी ओली सरकार और सरकार क्या करते थे, ये लोग बकायदा वहां से वो जो जैसे दलित के नाम में, आदिवासी के नाम में और महिला के नाम में, ये वही अपना कुर्मी कैपिटलिज्म पार्टनर को वही समुदाय का नाम पे चुनना करते थे, इसी ऐसे चुना लगाते थे वो। इसीलिए ट्रू रिप्रेजेंटेशन वहाँ हो नहीं पाते थे, इसीलिए वो लोग में और गुस्सा बरकरार रहता था, इसीलिए वो गुस्सा और तगड़ा तरीके से गुस्सा रहता था। और सोशल प्लेन में क्या था, सोशल प्लेन में यहाँ ब्राह्मणिज्म, ब्राह्मण और क्षेत्री तो नहीं है, खस है। बाद में 14वीं शताब्दी में इन लोगों को, ये ब्राह्मण लोग क्या है कि इन लोगों को जनेऊ भिरा दिया था, तो उसी से इन लोगों को फॉल्स राजपूत बना के उनको चुना लगाए के इन लोगों ने उनसे साठगांठ बना लिया था। अब डेमोक्रेटिक होने से क्या हुआ कि क्षेत्रीय लोग भी इन लोगों को भी क्या है कि पीछा छोड़ दिया। ब्राह्मण लोगों को शिक्षा, सोशल कैपिटल उनके पास है, कल्चरल कैपिटल उनके पास है, रिलीजियस कैपिटल है, तो ऑटोमेटिकली उन लोगों को क्या है कि डेमोक्रेटिक स्पेस भी खोल दिया। तो जो मनुस्मृति का जो शासन था, कानून था, मनुस्मृति क्या बोलता है, ब्राह्मण को शासन नहीं बनने था, और डेमोक्रेटिक स्पेस ने खोल दिया तो शासक बनने का भी रास्ता निकल गया। इसलिए उनका सब शासन में, ब्यूरोक्रेसी में, ठीक है, सब जगह उन लोगों का लगभग 12% कहते हैं, ठीक है, कहने को तो कहते हैं, अब पता नहीं क्या है इन लोगों का घबलागिरी तो पता नहीं, फिर भी 12% मान के तो ये इनका लगभग 50-60% से ऊपर सिर्फ ब्राह्मण का कब्जा है, और रिसोर्स में भी वही हाल है। तो सोशल एंड इकोनॉमिक प्लेन में इन लोगों का ये जो केपी ओली सरकार है इसको बिल्कुल नजरअंदाज कर रहा था। इसके कारण से क्या हुआ, इसके कारण से ये ये हिसाब से क्या हुआ कि इन लोगों का सरकार में ये वाला देख सकते हो, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ तो पॉलिटिकल जो डेमोक्रेसी इनका आज पेरिल में पड़ गया, मगर लात मार दिया जनता ने, क्योंकि यहाँ क्या था, इकोनॉमिक प्लेन, जैसे भ्रष्टाचार हुआ, रोज बेरोजगारी है, महंगाई है, ठीक है, वैदेशिक ऋण 43 पॉइंट लगभग 28 खरब तक पहुंच गया, केपी ओली सरकार तक 28 खरब, ये मतलब 43.2% ऑफ जीडीपी है। और ये हालत, वैदेशिक रोजगार में 80 लाख लोग बाहर काम कर रहे हैं, ये वाला इकोनॉमिक प्लेन में है। सामाजिक प्लेन में क्या है, मैं आपको इनका एक वीडियो भी दिखा देता हूँ, ठीक है। सामाजिक प्लेन में इनका कितना भद्दा मजाक था, वो प्योर सामाजिक न्याय विरोधी आदमी था, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। जो केपी ओली जी था वो बहुत सामाजिक न्याय विरोधी आदमी था। ये एक आरक्षण के बारे में इनका घटिया बयान आप एक बार सुन सकते हो। शासन व्यवस्था जातका आधारमा, विद्यार्थी जातका आधारमा पढ्न पाउने, डाक्टर जातका आधारमा हुने, इन्जिनियर जातका आधारमा हुने। ये क्या बोल रहा है कि जैसे शासन व्यवस्था जात के आधार में करने का, ये कौन सा वाला बात है। इंजीनियर जात के आधार में, डॉक्टर जात के आधार में, ये वाले मजाक उड़ा रहा है सोशल। इनका दिमाग में कितना कुंठा था भाई, देखिए तो ये कितना क्या बोल रहा है, क्योंकि ऐसे जात के आधार में ये होगा, ऐसा बोल रहा है। देखिए धन्न के भने पौडी खेल्दाखेरि हामीले जातका आधारमा पानीमा कितना मजाक बना रहा है कि जैसे पौड़ी खेलने में काश हम लोग पौड़ी खेलने के लिए जात के आधार में उनको नहीं उतारते हैं, ये वाला घटिया मजाक कर रहा है ये आदमी। देखिए तो ये कितना एरोगेंट था। कति मान्छे चाहिँ नि सिद्धिसक्थ्यो किन जातको आधार। अब जो ये पत्रकार भी ब्राह्मण है, ये पूरा ये पत्रकार भी कितना घटिया आदमी है क्या। ये आदमी ये बोल रहा है, ये पूरा चुपचाप उसको कुछ टोकता ही नहीं ये मीडिया में, क्योंकि मीडिया में तो यहाँ 90% से ज्यादा ब्राह्मणों का कब्जा है, तो वो लोग पूरा आरक्षण विरोधी है। वो लोग दलितों का तो राइट्स के बाद तो इन लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, इसीलिए इतना घटिया तरीके से ये लोग रिग्रेसली बोल रहे हैं कि सोशल जस्टिस के पानीले त विरुद्ध में। मान्दैन नि, यस्तो खालको हामीले चाहिँ नि गर्दै आयो। ये क्या बोलता है कि जैसे
पानी में अगर स्विमिंग के लिए जात के आधार में डाल देंगे तो वो जो पानी है वो जात को तो नहीं मानेगा ना। ये वाला इसका घटिया सोच था। ये कितना, ये एक नंबर का घटिया आदमी था ये सामाजिक न्याय के यो सवाल में। पढाइमा हामी मेडिसिन पढाउँछौँ, तर हामी 82% ल्याएको जात भएन, त्यसकारण पाउँदैन। 52 ये बोल रहा है कि जैसे हम लोग मेडिसिन अगर पढ़ाते हैं तो कोई अपर कास्ट का आदमी 82% ला रहा है और लोअर कास्ट का आदमी 40% ला रहा है, तो 82% का नहीं मिलता है। ये वाला 52% ये ल्याएको बोल रहा है। आरक्षण भनेर पाउँछ। 52% जो आदमी ला रहा है लोअर कास्ट का आदमी, वो आरक्षण के नाम में पा रहा है। इसको वो चीज कि इसको मेडिसिन खटास लग रहा है। देखिए को अध्ययन जो तपाईँ हाम्रो अपरेसन गर्छ, उपचार गर्छ, औषधि दिन्छ, 52 र 82 एउटै हो, ट्यालेन्ट चाहिँ। ये बोल रहा है कि जैसे मेडिसिन जो आप लोगों का उपचार करता है, ये करता है, क्या 52 और 82 सेम है? सेम चीज है? ये चीज ये बोल रहा है। देखिए वो क्या हो सकता है? कि त परीक्षा सिस्टम हटाइदिउँ। अगर नहीं तो परीक्षा सिस्टम इसको हटा दो, यस्ता ये कुराहरू बोल त रहा है। हामीले गरेका छौँ, यी आयातित कुराहरू छन्। ये जो हम लोग ये सिस्टम रख रहे हैं, ये आयातित, जो बाहर से आयातित किया वाला चीज है, ये बोल रहा है ये आदमी। हाम्रो देश यो एउटा बहुसंख्यक जात, अरू ये कितना इसके पास खुन्नस था। सामाजिक न्याय को तो ये देख ही नहीं सकता था। और इसने जैसे आदिवासी आयोग, दलित आयोग, है ना, ये मधेसी आयोग, सबको डिसॉल्व कर दिया था। और ये इतना घटिया आदमी था। इसीलिए अभी क्या हुआ कि जैसे जब ये बहुत चीज टेक ओवर किया तो पब्लिक लोग देखते रह गए। कोई लोग डिफेंस में नहीं आया, क्योंकि ये ऐसे घटिया आदमी को कौन डिफेंस करेगा जो इकोनॉमिक प्लेन में भ्रष्टाचार करता है। भ्रष्टाचारी को साना अल्पसंख्यक ऐसे ही जातहरू, डिफेंस करता था। अल्पसंख्यकहरूको ठीक है, हाँ, ये ऐसा ही डिफेंस करता था भ्रष्टाचारी का आदमी को भी। वो भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, महंगाई नहीं है, ये तो बोलता था कि सब चीज ठीक हो रहा है। क्या महंगाई, कहाँ है? ये वाला बात जो सामाजिक न्याय का मुद्दा का ये ऐसा बात था इसका। तो इसको इसीलिए लोग अभी डिफेंस में, लोकतंत्र के डिफेंस में बिल्कुल आया ही नहीं है। इसके कारण से, ये एक घटिया आदमी के कारण से यहाँ का सत्ता पूरा चला गया। ठीक है, और ये हिसाब ऐसा था ये इनका हाल, आप देख सकते हो। ठीक है, इसी की वजह से क्या हुआ, ये देश का बेड़ा गर्क हो गया। और डॉक्टर अम्बेडकर बोल रहे हैं कि अगर हम लोग यहाँ बोलिए, इफ यू कंटिन्यू टू डिनाई इट फॉर, इट मीन्स क्या है, वो सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ को हम कंटिन्यू टू डिनाई करेंगे तो ये है ना, इफ यू कंटिन्यू डिनाई इट फॉर लंबे समय तक हम लोग डिनाई करेंगे तो विल डू सो ओनली बाय पुटिंग आवर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन पेरिल। मतलब पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हम लोग का खत्म हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? वी मस्ट रिमूव दिस कॉन्ट्राडिक्शन एट द अर्लीस्ट पॉसिबल मोमेंट, और एल्स दो हम लोगों को ये कॉन्ट्राडिक्शन को जब जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके खत्म करना पड़ेगा। अगर हम लोग ये खत्म नहीं करेंगे, दोज ओके, ऑल दोज हु सफर फ्रॉम इनइक्वलिटी, जो असमानता से सफर हो रहे थे, वो लोग क्या कर देंगे, ब्लो अप कर देंगे। एंड द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, अभी यही हो रहा है नेपाल में। ठीक है, इन लोगों ने सामाजिक और आर्थिक प्लेन को बिल्कुल इन लोगों ने नजरअंदाज किया। इसकी वजह से पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को, जो असमानता से ग्रसित लोग थे, उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने इसको ब्लो अप कर दिया। एंड which this assembly has so laboriously burned out। ये हम जो जितना मेहनत से किया गया था, जैसे 62-63 के आंदोलन से और जनयुद्ध से, मधेश आंदोलन से खड़ा किया हुआ जो डेमोक्रेसी का ढांचा था, डेमोक्रेसी का जो मर्म था, जो समावेशी, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का जो परिकल्पना था, एक ढोंगी आदमी, एक पाखंडी आदमी के कारण से वो चला गया। और डॉक्टर अम्बेडकर बोलते हैं और एक आगाह कर रहे हैं, सो वी मस्ट डू, है ना, इज नॉट टू बी कंटेंट विथ मेड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी।
अगर इसीलिए हम लोगों को पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में सिर्फ हम लोगों को उसको उसी में कन्फाइन नहीं करना है, उसी में सीमित नहीं रहना है। हम लोगों को क्या करना चाहिए? वी मस्ट मेक आवर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी और सोशल डेमोक्रेसी एज वेल। इसी कारण से पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को सोशल डेमोक्रेसी एज वेल भी बनाना पड़ेगा। अगर नहीं बनाएंगे तो वो नीचे बता रहे हैं, वो लोगों को दोस्त कर देंगे जो, इसीलिए और बोल रहे हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैनॉट लास्ट अनलेस देयर लाइज एट द बेस ऑफ द इट्स सोशल डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी अकेले भी ये जिंदा नहीं हो पाएगा अगर इसको हम लोग सोशल डेमोक्रेसी तक नहीं उसको भी उस वहां का प्लेन तक नहीं खींचेंगे, नहीं और नहीं बढ़ाएंगे। सोशल डेमोक्रेसी के जग में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को खड़ा करना पड़ेगा, तभी जाके ये बच पाएगा। वी मस्ट मेक आवर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी और सोशल डेमोक्रेसी एज वेल। हम यहाँ तक डॉक्टर अम्बेडकर बोल रहे हैं। और सोशल डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? वो बोलते हैं इट मीन्स, अब सोशल फिलोसफी की बात हो रहा है, ठीक है। सोशल फिलोसफी डॉक्टर अम्बेडकर का क्या है? इट मीन्स अ वे ऑफ लाइफ, वो जीवन का पद्धति होना चाहिए। किसका होना चाहिए? जो डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो बैठते हैं उनके बीच में क्या होना चाहिए? उनके बीच उनका जीवन पद्धति होना चाहिए, उनका संस्कृति होना चाहिए, ठीक है। वो जो जीवन पद्धति कैसा होना चाहिए? विच रिकॉग्नाइज द लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। वो ये टाइप का होना चाहिए जिसने क्या करेगा? लिबर्टी, इक्वलिटी, समानता, स्वतंत्रता और भातृत्व को वो पहचाना, वो वही उसका प्रिंसिपल ऑफ लाइफ होना चाहिए। ये टाइप का डेमोक्रेटिक संस्कार होना चाहिए। सोशल फिलोसफी का बेस ये होना चाहिए। सोशल फिलोसफी का बेस ये होना चाहिए मतलब क्या है? देखिए यहाँ सोशल फिलोसफी डॉक्टर अम्बेडकर बोल रहे हैं, और इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी ये आधारित सोशल फिलोसफी होना चाहिए। लेट नो है ना। उसके बाद अब यहाँ बोल रहे हैं वो सोशल फिलोसफी वो क्या है? वो बुद्ध से वो लिए है, वो फ्रांसीसी क्रांति से वो नहीं लिया है, ठीक है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ये पॉलिटिकल साइंस मतलब ये इसका बेस क्या है? रिलीजन, धम्मा है, धम्मा, बुद्ध का धम्मा, जिसमें लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी ये चीज होना चाहिए। उसी को वो बोलते हैं उनका सोशल फिलोसफी का जग है। और इसमें क्या है? इसमें मेन जग है फ्रेटर्निटी होना चाहिए। वो फ्रेटर्निटी जो है उसी को ब्रदरहुड मतलब जो भातृत्व का बात करेगा और मानवता का बात करेगा, वही रिलीजन है। इनका कहने का मतलब ये है। और एक चीज ये बोलते हैं, देखिए यहाँ उनका आइडियल सोसाइटी भी क्या है? आइडियल सोसाइटी भी वही इक्विटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी के आधारित वो होना चाहिए। वही फ्रेटर्निटी क्या है? वही डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी इज नॉट मेरली अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वो सिर्फ डेमोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट का फॉर्म सिर्फ वो नहीं होता है। वो प्राइमरली अ मोड ऑफ एसोसिएटेड लिविंग ऑफ conjoint communicated experience. It is essentially an attitude of respect and reverence towards fellowship. वो बिल्कुल डेमोक्रेसी को फ्रेटर्निटी के उस एंगल में वो देखना चाहते हैं। वही चीज डॉक्टर अम्बेडकर यहाँ बोलते हैं, देखिए, ठीक है। जो इसी को ये इक्विटी, लिबर्टी, ये दिस प्रिंसिपल्स क्या है? तीन चीज है, इक्विटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी आर नॉट टू बी ट्रीटेड एज सेपरेट। इसको फर्क फर्क तरीके के नहीं लेना चाहिए इनको। जैसे त्रिशूल के तीन भुज है उसी हिसाब से इसका यूनियन ऑफ ट्रिनिटी, वो तीन भुज जो एक ही बनाता है, त्रिशूल बनाता है, वही हिसाब से उनको लेना पड़ेगा। अगर हम लोग इससे एक चीज छुटाएंगे तो पर्पज ऑफ डेमोक्रेसी धस जाएगा, ये बोल रहे हैं। इन द सेंस दैट नो डाइवोर्स वन फ्रॉम द अदर, इट इज टू डिफीट द वेरी पर्पज ऑफ डेमोक्रेसी। और यहाँ थोड़ा इलेबरेट करते हैं। वो बोलते हैं कि लिबर्टी तो रखेगा मगर इक्वलिटी नहीं रहेगा, तो वो भी चल नहीं पाएगा। और लिबर्टी, इक्वलिटी तो रहेगा फिर लिबर्टी नहीं रहेगा, वो भी नहीं चल पाएगा। और इक्विटी, लिबर्टी तो रहेगा मगर फ्रेटर्निटी नहीं रहेगा, वो भी नहीं रह पाएगा। मतलब विदाउट इक्वलिटी समानता नहीं होगा मगर स्वतंत्रता सिर्फ होगा तो वो सुप्रीम ऑफ सुप्रीम ऑफ द फ्यू ओवर द मेनी। नेपाल में ये हो रहा है, समानता नहीं है मगर बोलने, नेपाल इंडिया में क्या है? समानता नहीं है मगर स्वतंत्रता, बोलने का स्वतंत्रता तो है। इसीलिए क्या है? वो सुप्रीम किसी बहुसंख्यक लोगों के ऊपर अल्पसंख्यक लोगों का शासन चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि
यहाँ स्वतंत्रता तो यहाँ का जो समाज है जो जो संवैधानिक स्वतंत्रता की तो बात करता है, मगर संविधान अच्छी तरीके से लागू नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, वो अगर हम लोग और इक्वलिटी नहीं है, लिबर्टी सिर्फ रहेगा, तो ये ऊपर वाले लोगों का सिर्फ कमाई का जरिया होगा, इन लोगों का दबदबा यहाँ रहेगा दोस्तों। और डॉक्टर अम्बेडकर क्या बोलते हैं, देखिए वो बोलते हैं कि अगर विदाउट, ठीक है, ओके, अब यहाँ वाला इक्वलिटी विदाउट लिबर्टी, मतलब यहाँ समानता, जैसे चाइना में है, रशिया में क्या है, समानता है, मगर वहाँ लिबर्टी नहीं है, तो उसका भी क्या हो, इंडिविजुअल इनिशिएटिव उसको किल करेगा। और डॉक्टर अम्बेडकर और एक चीज बोलते हैं, विदाउट फ्रेटर्निटी, अगर भातृत्व तो नहीं है तो लिबर्टी एंड इक्वलिटी विल कुड नॉट बिकम अ नेचुरल कोर्स ऑफ थिंग्स। भातृत्व तो नहीं होगा तो लिबर्टी एंड इक्वलिटी का जो जो हिसाब से उसका ग्रो होना चाहिए, नेचुरल कोर्स ऑफ थिंग, वो बिल्कुल नहीं होगा। इसीलिए क्या होगा, उस अगर भातृत्व नहीं होगा तो उसको लिए कांस्टेबल, मतलब वो कानून का राज्य, वो जबरदस्ती कानून लगा के, डंडा लगा के उसको फोर्सफुल्ली वो करना पड़ेगा। मगर अगर फ्रेटर्निटी रहेगा तो वो उसको मोरली भी उसको कंट्रोल कर पाएंगे। इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर बोलते हैं कि देर इज कंप्लीट एब्सेंस ऑफ टू थिंग्स इन इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी में दो टाइप का दो चीज एब्सेंट है, एक इक्वलिटी नहीं है और दूसरा फ्रेटर्निटी। इक्वलिटी की तो हमने बात कर लिया, अब वो फ्रेटर्निटी का बात भी करते हैं। फ्रेटर्निटी मतलब क्या है, फ्रेटर्निटी ये मतलब देखिए, वी आर वांटिंग इन द रिकॉग्निशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ फ्रेटर्निटी। व्हाट डज फ्रेटर्निटी मीन्स, फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है, फ्रेटर्निटी मतलब भातृत्व होता है, उसका मतलब होता है अ सेंस ऑफ कॉमन ब्रदरहुड ऑफ ऑल इंडियंस, मतलब जो इंडिया में रहने वाले, वह अभी के लिए नेपाल में रहने वाले सभी जात, धर्म, लिंग, सब चीज को एक कॉमन कॉमन ब्रदरहुडनेस होना चाहिए, मतलब उन लोगों के बीच में एक भाईचारा का भावना होना चाहिए। उनके डॉक्टर अम्बेडकर वो वॉल्यूम 13 में लिखते हैं कि वॉल्यूम 13 हिंदी में लिखते हैं कि वो पार्टीशन ऑफ इंडिया वॉल्यूम 15 शायद है ना, उसमें लिखते हैं कि वो क्या है, कॉमन ब्रदरहुडनेस मतलब कॉमन जोए, कॉमन सरो, कॉमन ड्रीम, कॉमन आइडेंटिटी, वो टाइप का होना चाहिए। सबके दुख एक ही होना चाहिए, दर्द भी एक होना चाहिए, खुशी भी एक होना चाहिए, उनका सपना भी एक होना चाहिए और गोल भी एक होना चाहिए, तब तब जाके उनका कॉमन ब्रदरहुडनेस होगा। ठीक है, इट मीन्स क्या, इंडियन बीइंग वन पीपुल, सब यो ट्रू नेशन तब तैयार होगा जब राष्ट्र बनेगा, नहीं तो देश बने। पृथ्वीनारायण शाह ने क्या किया नेपाल में, वो राष्ट्र बनाया नहीं, बनाया वो देश बनाया। वो 4036 वर्ण का बात करता है, वो उसका 4036 का वर्ण का मतलब क्या है, वो डिवाइड एंड रूल का बात हो रहा है। ठीक है, उसका कॉमननेस नहीं है, ब्रदरहुडनेस नहीं है। पृथ्वीनारायण शाह का 4036 वर्ण का जो प्रिंसिपल है वो बांटता है, और उसी में जंग बहादुर का जो सिस्टम है वो भी मुलुकियन जो है वो चतुर्वर्ण व्यवस्था में उसको डिवाइड करता है। इसीलिए उसमें कॉमन फ्रेटर्निटी बिल्कुल नहीं है। इसीलिए क्या है, इट इज डिफिकल्ट टू थिंग्स टू अचीव, ये मुश्किल तो है मगर नामुमकिन नहीं है। उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स, उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए डॉक्टर अम्बेडकर यहाँ बोल रहे हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए दिया है। कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड को सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव पूरा करने के हिसाब से उसको लगाना पड़ेगा। डॉक्टर अम्बेडकर का 1 नंबर, और यहाँ देखिए डॉक्टर अम्बेडकर का यहाँ 1 नंबर और ये 3 नंबर वाला थर्ड थिंग हम लोगों ने बात कर लिया। और डॉक्टर अम्बेडकर एक और चीज बात करते हैं, अगर हम लोग व्यक्ति का प्रधान मानेंगे, जैसे इंडिया में नरेंद्र मोदी जी का जैसे गुणगान, पूरा कैबिनेट सिस्टम एवरीथिंग क्या हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी के इर्द गिर्द घूम रहा है। नेपाल में भी क्या था, केपी ओली का अंदर ही उसका डूम ऑफ द डायग्राम उसके केपी ओली का ही था। ठीक है, उससे अगर वो होगा तो वो उससे भी क्या होगा, डिक्टेटरशिप पैदा होगा। यहाँ डॉक्टर अम्बेडकर क्लियरली बोल रहे हैं, समथिंग वी मस्ट डू इज टू ऑब्जर्व द क्वेश्चन which J.S. Mill has given to all who are interested in the maintenance of democracy। वो मेंटेनेंस ऑफ डेमोक्रेसी करने के लिए क्या होगा, नेमली नॉट टू lay their liberties at the feet of even a great man। मतलब जो स्वतंत्रता जो है, ठीक है, पब्लिक का जो फंडामेंटल राइट्स है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का बात हो रहा है, ये चीज
कोई बड़ा नेता या राजा या कोई के उसके उसके पैर में लेके रखना नहीं है, ठीक है। और टू ट्रस्ट हिम विथ पावर्स, मतलब वो पावर जो है सब उसके अंदर झुकाना नहीं है, विच इनेबल हिम टू सबवर्ट देयर इंस्टीट्यूशन, वो इंस्टीट्यूशन को सबवर्ट कर देगा। इसीलिए वो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन बीइंग ग्रेटफुल टू ग्रेट मैन। फिर डॉक्टर अम्बेडकर एक एक हिसाब से बोलते हैं कि किसी बड़ा आदमी को बड़ा आदमी, ठीक है, मानना गलत तो नहीं है, मगर वी हैड रेंडर्ड लाइफ लॉन्ग सर्विस टू द कंट्री, जो देश के लिए कुर्बानी कर रहा है उसको बड़ा आदमी, जैसे गांधी को महात्मा बोलते हैं, जैसे ज्योतिबा फुले को महात्मा बोलते हैं, ठीक है। और उसी हिसाब से बड़ा आदमी को बड़ा कहने के लिए कुछ बड़ी बात नहीं है, मगर ओके वी हैज रेंडर्ड लाइफ लॉन्ग, है ना, बट देर इज लिमिट टू ग्रेटनेस, ग्रेटनेस का लिमिट टूकना चाहिए, लिमिट होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, एज हैज बीन वेल सेड बाय द आयरिश पैट्रियट Daniel O'Connell. No man can be grateful at the cost of his honor. No woman can be grateful at the cost of chastity. Okay, chastity. And no nation can be grateful at the cost of its liberty. मतलब क्या है कि कोई आदमी जो है वो ऑनर के हिसाब से ही बड़ा नहीं होता है, कोई महिला जो है वो चैस्टिटी के हिसाब से ग्रेट नहीं होता है, कोई नेशन जो है वो लिबर्टी के हिसाब से सिर्फ ग्रेटनेस नहीं होता है। डेडिकेशन इज फार मोर नेसेसरी इन द केस ऑफ इंडिया। अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है कि दैट देन इन द केस ऑफ एनी अदर कंट्री, ये इंडिया हो चाहे जो भी देश हो, चाहे नेपाल हो, इंडिया, पाकिस्तान, भूटान, अमेरिका, रसिया, चाइना, जो कुछ भी हो, फॉर एन इंडिया भक्ति, ठीक है। यहाँ क्या है, भक्ति का बात होता है ना, और व्हाट मे बी कॉल्ड पाथ ऑफ डिवोशन, जो मुक्ति का मार्ग, मुक्तिदाता, जो है भक्ति का बात हो रहा है, जो है वो हीरो वर्शिपिंग जो होता है, प्लेज अ पार्ट इन इट, ओके, play a part in its politics unequally in magnitude by the part of it plays in the politics of any other country in the world। इसीलिए वो बोल रहे हैं भक्ति इन रिलीजन, जो धर्म में भक्ति जो होता है वो क्या हो सकता है, साल्वेशन ऑफ द सोल, मतलब जो आत्मा का मुक्ति तो दिला सकता है, मगर यदि पॉलिटिक्स में भक्ति हो गया तो वो भक्ति इन पॉलिटिक्स, ठीक है, बट इन पॉलिटिक्स भक्ति और हीरोइक वर्शिपिंग इज ट्रू रोड टू डिग्रेडेशन, वो बर्बादी के दौर ले जाएगा, मतलब इवेंचुअली वो डिक्टेटरशिप बनाएगा। केपी ओली को भी वही हो रहा है और मोदी जी को भी यही हिसाब से बना रहा है, और ये जो डिक्टेटरशिप ज़्यादा चलेगा तो उसको तो फिर वही जेनजी जो किया वही हिसाब से इनका अच्छी तबीयत से बजाने का काम हो जाएगा, और इनका साइज में ले आने का काम भी साथ साथ हो जाएगा दोस्तों। इसीलिए क्या है, इन लोगों को बिल्कुल सचेत होना चाहिए, नहीं तो जैसे जेनजी कर रहे हैं इसी हिसाब से इन लोगों को, ठीक है। इन लोग मतलब कौन लोग, इन लोग मतलब बिल्कुल चाहे वो मिस्टर पुराना लोग क्यों ना हो, अब हाँ हाँ, ये पहाड़नी जो है ये क्यों ना हो, या आपका नया जो प्राइम मिनिस्टर है, चाहे कुछ भी हो, अगर सोशल एंड इकोनॉमिक प्लेन में बराबरी इनको संबोधन नहीं करेगा, या एक पॉलिटिकल फ्रेम में ही उनका सब चीज करना है, तो कोई भी बच नहीं पाएगा, क्योंकि सामाजिक प्लेन में और असमानता को कंटिन्यू करेंगे, या इकोनॉमिक प्लेन में वो भ्रष्टाचार को, ठीक है, बेरोजगारी को, महंगाई को, ये चीज को, और क्रोनी कैपिटलिज्म को, ये चीज को प्रमोट करेंगे, और समाजवादी अर्थनीति अगर वो की ओर नहीं जाएंगे तो इन लोगों का चाहे जो भी हो इतिहास किसी को माफ नहीं करेगा। यही दस्तूर है दोस्तों, ये चीज इनको बिल्कुल समझना चाहिए। अगर ये चीज समझेंगे नहीं और इसी को कंटिन्यू करेंगे तो इनका चाहे कोई भी हो, उनका उनका तो इनका इनका तोड़ तो जनता निकालेंगे दोस्तों। इसीलिए इसको बिल्कुल ये इनको देखना पड़ेगा कि ये लोग ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो इनका भी जनता से कोई ऊपर कोई भी नहीं है।
ये चीज बिल्कुल जानना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों अब इनको क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग जैसे 1 घंटा तो हो गया दोस्तों, थोड़ा हम इनका इला अब इन लोग क्या करना पड़ेगा ये इसमें हम लोग बात करने वाले। इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, एक नंबर में कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड को रिस्टोर करना है फॉर द अचीविंग आवर सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। अगर वो सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से इनको अगर हो अचीव करेंगे तो हम लोग ग्रामर ऑफ एनार्की, जैसे दुर्गा परसाई जैसे लोग, राजावादी लोग, ज्ञानेंद्र साई जैसे लोग, इन लोगों को, ये लोग क्या है एनार्किस्ट या आरएसएस द्वारा फीडर आदमी है। इन लोगों को पूरा क्या है ये यहाँ जो तोड़ फोड़ इधर उधर जो करते हैं इन लोगों का हिसाब से हो रहा है, जो तो ग्रामर ऑफ एनार्की को मौका नहीं मिलेगा। और उसके बाद अगर हीरोशिप भी कम हो जाएगा तो नेता डिक्टेटरशिप नहीं बन पाएगा। और थर्ड थिंग क्या है, उसको पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को सोशल डेमोक्रेसी को और दोनों को वो बनाएंगे, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को सोशल डेमोक्रेसी तक उसको खींचेंगे और बनाएंगे, तभी और इकोनॉमिक प्लेन में और सोशल प्लेन में उसको हम खत्म करेंगे। मतलब ग्रेडेड इन सोशल प्लेन वहाँ लिखते हैं, ऑन द सोशल प्लेन वी हैव इन इंडिया सोसाइटी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेड इनक्वलिटी। इसके इनका कहने का मतलब क्या है कि जैसे जो जो इंडिया है, इंडिया में क्या है अभी जो सोशल प्लेन जो है, ठीक है, सोशल प्लेन बिल्कुल ग्रेडेड इनइक्वलिटी का कंडीशन में है। ग्रेडेड इनइक्वलिटी मतलब क्या है, ग्रेडेड इनइक्वलिटी का मतलब होता है वो कर्मिक असमानता का सिद्धांत आधारित, ठीक है, जो जो असमानता है वो कर्मिक असमानता के सिद्धांत में आधारित सिद्धांत में हम लोग अगर वो रहेगा, यहाँ देखिए आप लोग, ठीक है, ये वाला ये भी एक ग्रेड इनइक्वलिटी है ना। और यहाँ आप लोग अच्छी तरीके से यहाँ देख सकते हो, ये देखिए ये वाला सिस्टम क्या है, ग्रेडेड इनइक्वलिटी है। यहाँ देखिए डॉक्टर अम्बेडकर यहाँ स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि सोशल प्लेन में क्या है, ग्रेडेड इनइक्वलिटी जो है विच मीन्स एलिवेशन फॉर सम। उसका मतलब क्या है, कोई आदमी जो ऊपर का है वो और बन रहा है, और जो डिग्रेडेशन ऑफ अदर्स, वो सम और अदर्स का किस्सा तो आप लोग जान लिया होगा। कोई आदमी जैसे ब्राह्मण लोग, इन लोगों का क्या हो रहा है, क्षत्रिय ब्राह्मण इन लोगों का और ऊपर से ऊपर हो रहा है, क्योंकि इन लोगों के पास सोशल कैपिटल, कल्चरल कैपिटल, उसके बाद इकोनॉमिक कैपिटल है, सत्ता इन लोगों के पास है, रिसोर्स इन लोगों के पास है, बैंक, बिजनेस, मीडिया, ठीक है, यूनिवर्सिटीज, सब चीज इनके पास है। तो क्या है, उसको वो लोग और ऊपर जा रहे हैं और नीचे का और नीचे जा रहे हैं। सोशल प्लेन क्या है देखिए, ठीक है, ये वाला है, वेल इट मीन्स ये वाला है। और इकोनॉमिक प्लेन में क्या है, वी हैव अ सोसाइटी इन विच देयर आर सम हु हैव इमेंस वेल्थ। वही चीज मैं जो बताया अभी आपको, इकोनॉमिक कैपिटल में क्या हो रहा है, सम हैव ये इमेंस वेल्थ, ठीक है, किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा है, ठीक है। यहाँ देखिए ये ऊपर के वाले का बहुत पैसा है, बहुत सब चीज है, और नीचे वाले का क्या है, और नीचे का देखिए यहाँ ये some have immense wealth and as against many who 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 live in abject poverty। मतलब बहुसंख्यक लोग क्या है, गरीबी में है, और कोई लोग क्या है मस्ती मार रहे हैं, इमेंस वेल्थ में ये लोग मस्ती काट रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या है, इकोनॉमिक प्लेन और सोशल प्लेन एक खतरनाक मोड में है। तो इसके लिए इसी कारण से ये लोग क्या है, ये लोग अगर ये चीज को हम लोग संबोधन नहीं करेंगे, चाहे जेनजी आंदोलन करेंगे तो फिर, और उसके बाद और एक जनरेशन, फिर जैसे नेपाल में अक्सर क्या है 10 साल 15 साल के बीच में एक तो क्रांति चलता ही रहता है, एक तो मूवमेंट चलता ही रहता है, ये सत्ता के फालने वाला सिस्टम। फिर 15 साल के बाद फिर पायला होके फिर दूसरे लोग आएंगे। इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर परमानेंट सॉल्यूशन प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप सबको पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को सोशल डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक जस्टिस, मतलब पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड सोशल जस्टिस, तीनों चीज एक साथ होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो जो डिससेटिस्फाइड आदमी है वो लोग इसको ब्लो अप कर देंगे। ये वाला उनका स्पष्ट कहना है, एक नंबर।
अब दूसरे में वो बोलते हैं, देखिए इसके लिए क्या करना चाहिए। अब वो रिमेडीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए फंडामेंटल राइट्स ऑफ कस्टम्स, ठीक है, वो इसके लिए रिमेडीज, ठीक है। रिमेडीज मतलब इसका उपचार का विधि क्या होना चाहिए, इसके लिए बोलते हैं कि रिमेडीज के लिए देखिए यहाँ ये फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स और रिमेडीज अगेंस्ट इन्वेजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। रिमेडीज क्या क्या होना चाहिए उसमें क्लियरली वो बोलते हैं, जैसे यहाँ प्रोटेक्शन अगेंस्ट इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनइक्वल ट्रीटमेंट, ये और जुडिशियल प्रोटेक्शन ये भी होना चाहिए उनका। रिमेडीज यहाँ सेक्शन 2 में रिमेडीज इन्वेजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स का, ये मैं बोल रहा हूँ क्या, स्टेटेड माइनॉरिटी, ये भी एक किताब से बोल रहा हूँ, ठीक है। स्टेटेड माइनॉरिटी क्या है, जैसे आउती जैसे आदमी बोलते हैं, नेपाल का एक मार्क्सिस्ट है, प्रो मार्क्सिस्ट, वो इसको अलग तरीके से बोलता है भाई, उनका तो कोई दिन अब अलग वीडियो बनाना पड़ेगा। ये क्या है, मैं आप लोगों को एक बार जस्ट दिखा दूं। ये 1947 में जब, यहाँ देखिए, मेमोरेंडम ऑन द सेफ गार्ड फॉर द शेड्यूल कास्ट सबमिटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन बिहाफ ऑफ ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, मतलब यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया कैसा होना चाहिए, उसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ये ऑल इंडिया फेडरेशन शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की तरफ से उन लोगों ने एक मेमोरेंडम, संविधान कैसा होना चाहिए, संविधान का खाका वो बना के दिए थे मेमोरेंडम के रूप में। वो मेमोरेंडम ऑफ द सेफगार्ड ये बोल के दिए थे, ओके ओके। तो इसके हिसाब से इसके लिए इसीलिए उसमें क्या है कि इस कारण उनमें ये उसका जो खांचा था वो उन्होंने बना के दिए थे। मैं इसमें ज़्यादा नहीं जाऊँगा, एक और वीडियो ज़्यादा बना सकता हूँ, है ना, क्या क्या प्रिंसिपल है, मैं शॉर्टकट में बताने वाला हूँ ये चीज़ वाला। रेमेडीज ये हुआ, ठीक है। और उसके बाद सेफ गार्ड्स शेड्यूल कास्ट के राइट टू रिप्रेजेंटेशन, पॉलिटिकल में क्या होगा, एक चीज़ गारंटी करना पड़ेगा, राइट टू रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेटिव एंड लोकल बॉडीज एंड एग्जीक्यूटिव में, सर्विसेज में और हायर एजुकेशन में, इनमें राइट टू रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। इसका मतलब क्या है आप देख सकते हैं, ठीक है। ये वाला सेक्शन 4 ये शेड्यूल कास्ट, ठीक है, राइट टू रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेटिव, इसका मतलब क्या है, ये क्वांटम ऑफ रिप्रेजेंटेशन, डॉक्टर अम्बेडकर लिखते हैं कि इसमें रिप्रेजेंटेशन ये एक तो दो चीज होता है, एक नंबर में रिप्रेजेंटेशन के बाद दूसरे में मेथड ऑफ इलेक्शन, यही पॉलिटिकल फिलोसॉफिकल, दो चीज से हम लोग इसका जो नापने का मेजरमेंट यही है। वो लिखते हैं कि शेड्यूल कास्ट शैल हैव मिनिमम रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर यूनियन एंड स्टेट, मतलब संघीय और प्रांतीय दोनों में, लेजिस्लेचर में जो विधायक बनने का जो प्रोसेस है उसमें देर बी अ ग्रुप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, then in the group of legislation equal to the ratio of their population to the total population, मतलब टोटल जनसंख्या का जितना जो पॉपुलेशन है उसका उसमें जो समुदाय शेड्यूल कास्ट है उसका टोटल पॉपुलेशन में कितना हिस्सा है, वो इसी हिसाब से उसको रेशियो ऑफ देयर पॉपुलेशन, उनका जनसंख्या के हिसाब से, या काशीराम जी की भाषा में ये जिसमें क्या, जिसका जितना संख्या भारी उसका हिस्सा उतना हिस्सेदारी, वही जितना हिस्सेदारी जिसका जितना संख्या है उसी के हिसाब से उनका हिस्सेदारी होना चाहिए, ये वाला सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। और उसके मेथड्स में क्या है, अब मेथड के बारे में वो बोलते हैं कि जैसे सिस्टम ऑफ इलेक्शन क्या होना चाहिए, इंट्रोड्यूस बाय द पूना पैक्ट, जो पूना पैक्ट द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था उसको एबोलिश करना चाहिए, और इन इट्स प्लेसेस उसके बदले में सेपरेट इलेक्ट्रोड सिस्टम ये होना चाहिए, उनका क्लियर कट कहना ये था। एग्जीक्यूटिव में भी जो मंत्रिमंडल जो है, और मंत्रिमंडल में भी इनका क्लियर कट बात यह है कि जैसे उनका रेशियो ऑफ देयर पॉपुलेशन, जो जनसंख्या का जो रेशियो है, ठीक है, वही रेशियो ऑफ देयर पॉपुलेशन टू द टोटल पॉपुलेशन, मतलब एग्जीक्यूटिव इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर पॉपुलेशन टू द टोटल पॉपुलेशन, ये होना चाहिए। मतलब प्रोवाइडेड देयर नो माइनॉरिटी community is allowed to claim more
देन इन इट्स पॉपुलेशन रेशियो, मतलब एग्जीक्यूटिव में भी उन लोगों का मिनिमम रिप्रेजेंटेशन कितना होना चाहिए, यूनियन एंड स्टेट में उन लोगों का रेशियो ऑफ देयर पॉपुलेशन के बराबर से होना चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर वो भी क्लियरली बोल रहे हैं दोस्तों। उनका क्लियर कट वो चीज़ बोल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। उनका रिप्रेजेंटेशन भी क्या होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन भी उनका क्लियरली होना चाहिए कि उनका जैसे जितना एग्जीक्यूटिव में भी जितना जनसंख्या है उसी हिसाब से उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, इनका क्लियर कट कहना था। इसी हिसाब से वो लोग बोल रहे सर्विस में जो सरकारी निजामती जी सेवा है उसमें भी क्या होना चाहिए, उनका पॉपुलेशन ऑफ देयर पॉपुलेशन, रेशियो ऑफ देयर पॉपुलेशन टू द टोटल पॉपुलेशन इन इंडिया, ये उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इनको गारंटी करना चाहिए। नेपाल में भी नया सरकार जो बन रहा है उसको पॉलिटिकली जो जो शेड्यूल कास्ट का, ठीक है, या कोई भी आदिवासी जनजाति या दलित्स का, ठीक है, या ब्राह्मण का या क्षेत्रीय का, सबका उनका पॉपुलेशन का जो टोटल पॉपुलेशन में उनका रेशियो जितना है उसी हिसाब से उन लोगों को मंत्रिमंडल में, ठीक है, शिक्षा में भी ये सर्विस में भी वो होना चाहिए, शिक्षा में भी, हायर एजुकेशन में भी वही हिसाब से होना चाहिए, ठीक है, शिक्षा में होना चाहिए, सर्विस में होना चाहिए, मंत्रिमंडल में होना चाहिए, और उस उनका लेजिस्लेटिव मतलब जो राज्य और केंद्र सरकार का वहाँ भी होना चाहिए। और वो तो बोलते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर के यहाँ देखिए लोकल बॉडीज में, मतलब जो ग्राम पंचायत का जो होता है, नगर पंचायत, ठीक है, नगर पंचायत से लेके नगर पालिका, महानगर पालिका, सब में लोकल बॉडीज में भी वही सिस्टम होना चाहिए। इनका क्लियर कट राजनीतिक रूप में इनका अड़ान यही था। और उसके बाद देख सकते हो उनका क्या है, तो जैसे उनका स्टैंड, और डॉक्टर अम्बेडकर का तो क्लियर, और एक और अच्छा प्रिस्क्रिप्शन क्या था कि कम्युनल अवार्ड जो है, कम्युनल अवार्ड में उनका सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम होना चाहिए और डबल वोटिंग सिस्टम होना चाहिए। और डबल वोटिंग मतलब क्या है कि जैसे शेड्यूल कास्ट का खुद का रिप्रेजेंटेशन भी और उसको खुद चुनना चाहिए खुद के वोट से, और उनको दूसरे के जैसे जो जो कॉमन वोट, जैसे इसमें क्या होता है कि हिंदू के लिए, जैसे यहाँ उस टाइम में जैसे हिंदू के लिए क्या था, हिंदू के लिए भी करना चाहिए और दलितों के लिए खुद के लिए भी डबल वोटिंग सिस्टम होना चाहिए, वो वाला बात है। मतलब अभी के हिसाब से क्या होना चाहिए, जैसे समानुपातिक कंडीशन में अपनी अपना मत से अपना कैंडिडेट खुद चुनने वाला सिस्टम बनाना चाहिए, ताकि नेपाल में अभी जो है पॉकेट से निकालने वाला मनोनीत वाला है उससे इनका रिप्रेजेंटेशन एक एक एकदम घटिया चापलूस एक पॉलिटिकल स्लेब ही उनका रिप्रेजेंट कर पाता है, तो वो कुछ बोलता ही नहीं अगर दलितों के खिलाफ कुछ हो गया तो भी, ये वाला होता है। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर बोलते हैं कि दलितों का रिप्रेजेंटेशन का बात सिर्फ रिप्रेजेंटेशन तो नहीं, वो प्रभावकारी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन का बात करती है। उसके लिए डबल वोटिंग सिस्टम होना चाहिए, डबल वोटिंग में एक वोट खुद के लिए और दूसरा वोट कॉमन कॉमन कैंडिडेट के लिए, दो वाला होना चाहिए। इनका पॉलिटिकल लगभग पॉलिटिकल विजन का यही था। और उस दूसरी बात उनका होता है आर्थिक विजन। आर्थिक विजन में उनका क्लियर कट कहना है, देखिए उनका क्या, स्टेट सोशलिज्म इज एसेंशियल फॉर द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया, मतलब जो 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 इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसका क्या होना चाहिए, रैपिडली, ठीक है, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन बिल्कुल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, डॉक्टर अम्बेडकर और क्लियर बात करते हैं, ठीक है, जैसे कि क्यों होना चाहिए, तो उसके लिए डॉक्टर अम्बेडकर पेज नंबर 9 में, ठीक है, वॉल्यूम 13 का पेज नंबर 9 में और क्लियर बात करते हैं। उसमें क्या बोलता है, इकोनॉमिक जो जो अर्थव्यवस्था है वो सोशल होना चाहिए। एक नेपाल का जो एक मार्क्सिस्ट है ना, स्यूडो मार्क्सिस्ट, वो अम्बेडकर को पूंजीवादी मानता है, ठीक है,
क्योंकि मार्क्सिस्ट लोग अक्सर पूंजीवादी ही मानते हैं अम्बेडकर को, क्योंकि उनका एक मार्क्सिस्ट हैंगओवर क्या होता है कि वो लोग किसी चुनाव से जो आने वाला सिस्टम को वो लोग बिल्कुल उसको नकारते हैं, तो उस किसी को ठप्पा लगा देते हैं। यहाँ देखिए डॉक्टर अम्बेडकर मानते हैं कि इकोनॉमी शुड बी सोशलिस्ट इकोनॉमी होना चाहिए। क्यों? उसके लिए क्या होना चाहिए? नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री, नेशनलाइजेशन ऑफ लैंड, ये होना चाहिए। ये नेहरू का भाषण का बिल्कुल खंडन करते हैं वो डॉक्टर अम्बेडकर, ठीक है। ये क्या इसका रेमेडीज ये वाला होना चाहिए, तो ठीक है। राइट नथिंग अनलेस रेमेडीज आर प्रोवाइडेड, मतलब बोलते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर रिजोल्यूशन के बारे में बोलते हैं। रिजोल्यूशन में कि ऑल्दो इट इन्यूक्लिएट्स सर्टेन राइट्स डज नॉट स्पीक ऑफ रेमेडीज। तो नेहरू का जो प्रस्ताव होता है वो उसको क्या करते हैं, राइट्स का बात तो करता है, मगर उसका उपचार का विधि क्या है उसका बात नहीं करता है। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर बोलते हैं ऑल ऑफ अस आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट राइट्स आर नथिंग अनलेस रेमेडीज आर प्रोवाइड। अब जब तक हम लोग रेमेडीज का बात नहीं करेंगे तो राइट्स का कोई बात, उसका कोई गुंजाइश ही नहीं रहता है। वेयर बाय पीपल कैन स्पीक टू ऑब्टेन redress when rights are invaded। I found a complete absence of remedies। वन मतलब जो नेहरू का जो प्रिस्क्रिप्शन थे उसमें कंप्लीट एब्सेंस ऑफ रेमिडीज है। इसके कारण से इवन द अनयूजुअल फार्मूला दैट नो मैन्स लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी शैल बी टेकन विदाउट द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फाइंड नो प्लेस इन द रिजोल्यूशन। देयर द फंडामेंटल राइट्स सेट आउट आर मेड सब्जेक्ट टू लॉ एंड मेजोरिटी, वही वाला बोलते हैं, ठीक है, लॉ एंड मेजोरिटी। अब यहाँ क्लियरली वो बोल रहे हैं, देखिए वो बोल रहे हैं कि ये executive of the day, sir, there are here certain provision which speaks of justice, economic, social and political। ठीक ठीक है, ये तीन चीज को ज्यादा वो मानते हैं, इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ये चीज होना चाहिए। इफ दिस रेजोल्यूशन हैज अ reality behind it and a sincerity of which I have not the least doubt, coming as it does from the mover of the resolutions, I should have expected some provision whereby it would have been possible for the state to make economic, social and political justice। ओके, ये चीज होना चाहिए। उसके लिए क्या करना चाहिए? और reality and I should have from that point of view expected the resolution to state its most explicit terms that in order that देयर में भी है सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। मतलब मेन चीज क्या है? सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, क्योंकि सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन ही मेजर होता है, उसमें पॉलिटिकल और कल्चरल ये टूल्स है, ठीक है। कैसे इसको रिजॉल्व करना है, उसका पॉलिटिकल मेथड होता है और कल्चरल मेथड होता है, ये टूल्स है कल्चरल एंड पॉलिटिकल। मेन क्या है? मेन सोशल एंड इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन, जो विभेद का दो कारण होता है, एक सामाजिक विभेद होता है, एक आर्थिक विभेद होता है, और भी विभेद होता है जैसे पॉलिटिकल कल्चर, वो पॉलिटिकल और कल्चर वो टूल्स होता है ज्यादा, ठीक है। इन द कंट्री देयर वुड बी अब उसके लिए क्या होना चाहिए? देयर वुड बी नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री। देखिए नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री, जो बड़ा बड़ा उद्योग है सबका, उसका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। और नेशनलाइजेशन ऑफ लैंड, जमीन का क्या होना चाहिए? उसका भी राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। I do not understand how it could be possible for any future government which believe in the doing justice socially, economically and politically unless its economy is a socialistic economy। मतलब क्या है कि जो आने वाला नेपाल का जो गवर्नमेंट है उनके लिए भी एक अम्बेडकर का इस प्रिस्क्रिप्शन क्या है कि अगर हम लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था नहीं बनाएंगे, उसके लिए हम लोग लैंड का, जमीन का राष्ट्रीयकरण नहीं करेंगे, इंडस्ट्री का राष्ट्रीयकरण नहीं करेंगे, या देखिए, ठीक है, ये वाला यहां ये वाला, ठीक है, अगर हम लोग ये वाला इसका राष्ट्रीयकरण नहीं करेंगे। और डॉक्टर अम्बेडकर क्या बोलते हैं? जो बीमा, इंश्योरेंस, बैंक, बीमा, इंश्योरेंस सब राष्ट्रीय, ये मोनोपोली ऑफ द स्टेट, मतलब
उसका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, बैंक का सबका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। इसी के लाइन में टेके जैसे जो इंदिरा गांधी ने 1969 में जो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक का शुरुआत किया था, इसी ऐसे ही लाइन में वो स्टेट सोशलिज्म के लाइन में वो चीज़ किया था। जैसे डॉक्टर अम्बेडकर का यहाँ दी क्लास 4 में की इंडस्ट्री शुड बी ओन एंड रन इन बाय द स्टेट एंड बेसिक इंडस्ट्रीज ऑल्सो रन बाय स्टेट। ओके, इंश्योरेंस शुड बी इंश्योरेंस बैंक इंश्योरेंस सब इसका भी राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। एग्रीकल्चर का भी स्टेट 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 इंडस्ट्री होना चाहिए। और यहाँ देखिए लैंड का द फार्म शैल बी कल्टिवेटेड एज अ कलेक्टिव फार्म, लैंड का भी वो कलेक्टिव फार्म के हिसाब से होना चाहिए। उनका ये स्पष्ट रूप से कहना था। मतलब क्या है कि डॉक्टर अम्बेडकर बोलते हैं स्टेट सोशलिज्म, मतलब इसको डॉक्टर अम्बेडकर की एक विशेषता टू एस्पेक्ट में, एक स्टेट सोशलिज्म में, सेकंड में वो बोलते हैं कि इसको हम लोगों को लेजिस्लेचर के हाथ में नहीं छोड़ना है, इसको फंडामेंटल राइट्स के रूप में हम लोगों को छोड़ना है, ताकि लेजिस्लेटर कोई सत्ता परिवर्तन होगा तो ये अर्थव्यवस्था उसको चेंज कर नहीं पाए। इसका मतलब क्या है, इट डज नॉट लीव द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट सोशलिज्म थ्रू द विल ऑफ द लेजिस्लेटर। मतलब जो सांसद लोगों इनके आने से या बदलने से उसको बदलाव नहीं होना चाहिए। इट इस्टेब्लिश स्टेट सोशलिज्म बाय द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको कॉन्स्टिट्यूशन को फंडामेंटल राइट्स के फंडामेंटल ड्यूटीज में वो रखना चाहिए एंड दस मेक इट अनअल्टरेबल बाय एनी एक्ट ऑफ द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। मतलब मंत्रिमंडल या संसद का कोई भी काम से उसको बदलने का ऑप्शन नहीं आए। मतलब सरकार जो भी बदले उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उसको संविधान का एउटा फंडामेंटल चीज में रखना चाहिए। ये डॉक्टर अम्बेडकर का क्लियर कट ये क्या था, ये उनका इकोनॉमिक फिलॉसफी था। इसे ऐसे ही उनका मैंने बता दिया सोशल फिलॉसफी। सोशल फिलॉसफी तो हमने बहुत बात कर लिया, ट्रिनिटी। ओके, यहाँ जैसे यहाँ हम लोगों ने बात किया, ठीक है, यहाँ पर सोशल डेमोक्रेसी का ये पार्ट, मतलब सोशल फिलॉसफी क्या होगा डॉक्टर अम्बेडकर के हिसाब से, आइडियल सोसाइटी बेस्ड ऑन इक्विटी लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। ये आइडियल सोसाइटी और क्या होगा, ये इनका सोशल फिलॉसफी है। ये सोशल फिलॉसफी क्यों है, ये उनका जैसे धर्म परिवर्तन इसीलिए किया था कि आप क्लियर कट जान सके रिलीजन, वो धर्म परिवर्तन करने का कारण उनका सोशल सामाजिक कारण था, कोई को पॉलिटिकल कारण नहीं था। कोई जैसे नेपाल का एक आवती जैसे आदमी बोलते हैं कि ये धर्म परिवर्तन करने से राजनीति में चेंज नहीं आएगा, ठीक है, और शासन सत्ता में नहीं आएगा, जमीन में। अरे उसके लिए तो उन्होंने इकोनॉमिक फिलोसफी और पॉलिटिकल फिलोसफी अलग दिया है। धर्म, ये रिलीजन जो चेंज हो रहा है, वो रिलीजन चेंज का करने का अर्थ क्या है, ये बुद्ध से आया है। वो कहाँ ये इक्विटी लिबर्टी और फर्टिनिटी, ये माई फिलोसफी, ये उनका लाइफ का फिलोसफी है, ठीक है। माई फिलोसफी हैज रूट्स इन रिलीजन और रिलीजन एंड I have derived them from the teaching of my master, the Buddha and his philosophy, equity philosophy, liberty and equality। अब ये चीज उनका क्या है, ये वाला उनका क्या था, सोशल फिलोसफी है, यही उनका मानना है दोस्तों। और लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं एक और चीज बोलना चाहता हूँ, डॉक्टर अम्बेडकर एक और चीज का भी बात करते हैं। वो क्या बात करते हैं, जैसे अभी का क्या है कि जैसे अक्सर ब्राह्मणवादी नेता जो ब्राह्मण लीडर है, उनके पास सबके लिए काम करने का ये जज्बा नहीं होता है, ठीक है। डॉक्टर अम्बेडकर क्लियरली बोलते हैं, क्योंकि ब्राह्मण लीडर में ये लोगों का ये चीज का कमी रहता है, ठीक है। इसीलिए ये लोग कॉन्शियसनेस ऑफ कास्ट के कारण से ये लोग ये चीज बना नहीं पाते हैं। यहाँ मैं आपको ये हिंदी वर्जन में आप लोगों को मैं दिखा दूंगा, ठीक है। वो डॉक्टर अम्बेडकर क्लियरली ब्राह्मण लीडर क्यों सबका लीडर नहीं बन सकता है, ये वाला ये ठीक है। इसमें एक चीज डॉक्टर अम्बेडकर यहाँ देखिए, ये 42 नंबर
ये 42 नंबर में 40 41 ये वाला देखिए, जो ब्राह्मण नेता जो है वो किसी प्रकार जन नेता नहीं बन सकता है, मगर अब आने वाला जो नेता है ब्राह्मण नेता नेपाल का जो मंत्रिमंडल में उनको सबका नेता बनना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए उसको कॉन्शसनेस ऑफ कास्ट ये वाला सिस्टम उनका अपने जाति का नेता ये अधिक से अधिक वो अपनी जाति के नेता होता है, क्योंकि जितनी सहानुभूति उनकी उनके उसकी उनके लिए होता है उसके अन्य जाति के लिए नहीं होता है। इस कारण से वो अस्पृश्यों के लिए वो लोग वो सबके लिए वो सबका नेता नहीं बन पाते। सामाजिक और राजनीतिक मनोवृत्ति उनका वो टाइप का नहीं होता है, और वो भयंकर रूप से जो जो बिगोटी टाइप का होता है क्या। इस कारण से वो लोग इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा आने वाला नया नेता का। ये चीज़ को जानना, ये चीज़ बिल्कुल उन लोगों को जानना पड़ेगा दोस्तों। अगर नया नेता सबके नेता बनना चाहते हैं तो अगर ये नहीं हुआ और आज देखिए जो हरक सामपंग और ये और एक और आदमी था ये कुलमान गिसिंग, इनका परफॉर्मेंस अच्छा है, मगर क्या है ये ब्राह्मण नहीं है, ये जो आदिवासी लोग है, तो इन लोगों को नाम अच्छा परफॉर्मेंस होते होते भी इन लोगों को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट से आउट कर दिया, क्योंकि प्रधान सेनापति भी ब्राह्मण था और राष्ट्रपति भी ब्राह्मण था। तो इन लोगों का एक मकसद होता है कि जैसे तैसे ब्राह्मण के कब्जे से वो लोग ये लोग उससे बाहर सत्ता का चाबी देने के लिए ये लोग उतना आसानी से वो लोग वो डिलीवर नहीं देते हैं। इसीलिए इसी वजह से दोस्तों ये चीज़ इन लोगों को सताता है, ठीक है। ये चीज़ इन लोगों का जो कंसेंसस ऑफ कास्ट के हिसाब से भी उसको भी नया जो नेता जो सुशीला कार्की है उनको वहाँ से भी उनको सोचना पड़ेगा दोस्तों। वो मोदी का जैसा प्रो मोदी टाइप के आबादीको देश हो सोचेंगे, यो। ठीक है। यहाँ त हामी अल्पसङ्ख्यकहरू मिलेर बस्ने हो। यसमा एउटा जातीय शासन व्यवस्था जातका आधार हाँ, शासन व्यवस्था जातका आधारमा अगर ऐसे पाखंड हिसाब से सोचेगी तो ये वो और मोदी जी मेरा इंस्पिरेशन है बोलते बोलते भाजपा के गोदी में चला जाएगी तो भी फिर इनके खिलाफ भी बहुत बड़ा क्रांति तो होगा, कोई रोक नहीं पाएगा दोस्तों। विद्यार्थी जातका आधारमा पढ्न पाउने, डाक्टर जातका आधारमा हुने, इन्जिनियर जातका आधारमा हुने, धन्न के भने पौडी खेल्दाखेरि हामीले जातका आधारमा पानीमा हालेका छैनौँ, नत्र कति मान्छे चाहिँ नै सिद्धिसक्थ्यो, किन जातको आधारमा त पानीले त मान्दैन नि। यस्तो खालको हामीले चाहिँ गर्दै आयौँ। यो पढाइमा हामी मेडिसिन पढाउँछौँ, तर हामी 82% ल्याएको जात भएन, त्यसकारण पाउँदैन। 52% ल्याएको आरक्षण भनेर पाउँछ कि मेडिसिनको अध्ययन जो तपाईँ हाम्रो अपरेसन गर्छ, उपचार गर्छ, औषधि दिन्छ, 52 र 82 एउटै हो ट्यालेन्ट चाहिँ। इतना सामाजिक न्याय के खिलाफ में इतना जातिवादी जो इनका जहर है, ये दोनों पत्रकार और जो केपी शर्मा ओली जो ब्राह्मण था, इन दोनों का जैसे ऐसे जहर फिर सुशीला कार्की और यही चीज को कंटिन्यू करके मोदी जी के फैन बनने की सुराग में जाएगी तो मोदी जी से ये कुछ कहना देश चाहेंगी आप? जी, मैं तो मोदी जी को तो नमस्कार करती हूँ पहले। जी मेरा आई हैव गुड इम्प्रेशन अबाउट मोदी जी। जी दूसरी बात ये है, अभी हमारा ये नाम प्रपोज किया गया है, जी अभी हमारा कोई फिक्स नहीं है, अभी कोई फिक्स नहीं है, कल चेंज भी हो सकता है। हम नहीं कह सकते कि कल हमारा ही हो रहा है, ये हम नहीं बता सकते। आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड विथ इंडियन लीडर्स। आई हैव व्हेन आई वाज देयर, जब मैं वहां पर थी जी तो शरद जी तो हमारे भाई। अगर ये जो प्राइम मिनिस्टर होने से पहले का जो ये चीज जो 2 दिन पहले जो हिसाब से इंडियन मीडिया में इन लोगों का कल परसों का इंटरव्यू है, फ्रेश इंटरव्यू है, वही हिसाब का इन लोगों का फिर ब्राह्मणवाद जग गया
तो ये तो फिर जेनजी के लिए ये और खतरनाक, उन लोगों के लिए धोखा है, धोखा हो जाएगा। ठीक है, अगर ये धोखा हो जाएगा तो फिर और एक क्रांति के लिए ये रास्ता छोड़ेंगे दोस्तों। इस कारण से हम लोगों को क्या जानना है दोस्तों, कि राजनीति लोकतंत्र बनाम सामाजिक जो आर्थिक न्याय का जो जो हिस्सा होता है दोस्तों, ठीक है, उसमें क्या है, उसमें हम लोगों को जानना पड़ेगा कि जैसे डॉक्टर अंबेडकर जो हिसाब से बोलते हैं, अंबेडकर ने साफ किया था कि केवल वोट देने का अधिकार लोकतंत्र नहीं है। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर क्लियरली बोलते हैं कि वोट देने का अधिकार से ही वो लोकतंत्र नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो असली लोकतंत्र तभी होगा जब हर नागरिक सामाजिक गरिमा और आर्थिक समानता के साथ साथ जी सके, मतलब उनका जो सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से प्राप्त होगा, और सामाजिक और जो जो सोशल एंड इकोनॉमिक प्लेन में जब लोग सब लोग बराबर होंगे, सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ इन लोगों का बराबर होगा, तभी ये लोग वास्तविक लोकतंत्र में जी पाएंगे। ये वाला उनका स्पष्ट कहना था। इसी ऐसे ही उनका कहना था कि जैसे यहाँ देखिए, जैसे स्टेट एंड माइनॉरिटी में भी वो क्लियर कट बात करते हैं स्टेट एंड माइनॉरिटी में। ठीक है, उसमें भी डॉक्टर अम्बेडकर क्या है कि क्लियर कट बात करते हैं। उसमें जो यहाँ देखिए स्टेट एंड का क्लॉज 4, ठीक है, डॉक्टर अम्बेडकर क्लॉज 4 स्टेट एंड माइनॉरिटी, इसमें क्लियर का बात उसमें भी करते हैं कि इस दस्तावेज में उन्होंने सुझाव दिया है कि अल्पसंख्यक और वंचित वर्गों के लिए विशेष आर्थिक और राजनीतिक सुधार होना चाहिए। ठीक है, आर्थिक सुधार भी होना चाहिए, और ये यहाँ भी वो ये वाला देखिए, ठीक है, ये राजनीतिक सुधार होना चाहिए, और ये इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के लिए ये प्रोटेक्शन भी इनका दोनों चीज होना चाहिए। उसके लिए राजनीतिक सुधार के लिए ये वाला प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, और वो यहाँ, ठीक है, ये आर्थिक सुधार के लिए उनका प्रिस्क्रिप्शन क्लियर कट ये वाला प्रिस्क्रिप्शन है। इसका मतलब क्या है, आर्थिक सुधार में बोलते हैं भूमि सुधार होना चाहिए, राज्य नियंत्रित उद्योग होना चाहिए, आरक्षण, और पॉलिटिकल के मामले में क्या होना चाहिए, यहाँ देखिए आरक्षण, ये आरक्षण और प्रतिनिधित्व का सवाल होना चाहिए। ये उपाय सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि हर देश के लिए जरूरी है जहाँ सामाजिक विषमता गहरी है। इसमें साउथ एशिया स्पेशली नेपाल भारत जैसा हिंदू वर्णाश्रम व्यवस्था द्वारा पीड़ित देश में तो बहुत अपरिहार्य ही है दोस्तों। और उनका सामाजिक दर्शन के बारे में भी वो बात करते हैं। ठीक है, उनका सोशल फिलॉसफी जो है, उनका स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, अंबेडकर ने क्लियरली कहा कि तीनों मूल्य अगर साथ न चले तो समाज अस्थिर हो जाएगा। ये उनने ये लास्ट भाषण में भी क्लियरली लिखा है। ठीक है, ये ट्रिनिटी, ये यूनियन ऑफ ट्रिनिटी ये होना चाहिए, अगर इन द सेंस दैट टुगेदर इज टू डिफीट द वेरी पर्पज ऑफ डेमोक्रेसी। ये हो जाएगा तो डेमोक्रेसी का पूरा उसका पहिया हिल जाएगा। मतलब यहाँ ये क्लियरली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्वतंत्रता बिना समानता शोषण को जन्म देता है, और समानता बिना स्वतंत्रता तानाशाही ले सकती है। देख, ये तो क्लियरली हमने बता दिया आपको। ठीक है, समानता स्वतंत्रता तो है मगर समानता नहीं है, जैसे साउथ एशियन कंट्री में। उससे क्या होगा, शोषण को और ज्यादा मजबूती से वर्णाश्रम व्यवस्था के हिसाब से ही वो चलता है, शोषण को और मजबूत तरीके से होता है। उसी तरीके से समानता जो कम्युनिस्ट कंट्री है, जो एनार्किस्ट ऑटोक्रेटिक जैसे उत्तर कोरिया, चाइना, रशिया, इन देशों में क्या है, समानता तो है मगर स्वतंत्रता नहीं है। उससे क्या होगा, तानाशाही चीज बढ़ता है। इसी हिसाब से इसके लिए बंधुत्व के बिना, जो फ्रेटर्निटी के बिना क्या होगा, समाज बिखर जाता है। मतलब बंधुत्व के बिना जो फ्रेटर्निटी अगर नहीं रहेगा तो समाज बिखर जाएगा। और जो नेपाल के जेनजी के आंदोलन के लिए भी ये त्रिकोण मार्गदर्शक है दोस्तों। जेनजी को भी इसमें विशेष तरीके से सोचना होगा दोस्तों। और एक चीज हम जेनजी के लिए क्या बोल सकते हैं दोस्तों, कि जैसे जेनजी जो कर रहे हैं, जो नया भविष्य निर्माण के जो पाथ में है,
इनके लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, जैसे आज युवाओं का गुस्सा जायज़ है, लेकिन अगर ये सिर्फ़ अराजकता में बदला जाए, ठीक है? अगर ये सिर्फ़ अराजकता में बदल गया तो कोई ठोस रास्ता नहीं मिलेगा। जैसे अम्बेडकर का संदेश ये है कि लोकतंत्र का मतलब है कि कानून या शासन संस्थागत न्याय और समाज के सबसे निचले व्यक्ति को अवसर देना भी चाहिए दोस्तों, ठीक है? इसका मतलब डॉक्टर अम्बेडकर का क्लियर कट और एक चीज़ बोलते हैं जी, फॉर अ सक्सेसफुल क्या है? फॉर अ सक्सेसफुल रिवॉल्यूशन इट इज़ नॉट इनफ दैट देयर इज़ अ डिसकंटेंट, असंतुष्टि होना ही सबसे काफ़ी नहीं होता है। What is required is a profound and thorough conviction to the of the justice, necessity and importance of political and social rights. सामाजिक और राजनीतिक अधिकार के लिए कन्विक्शन होना चाहिए, सामाजिक न्याय के लिए कन्विक्शन होना चाहिए, उसका मजबूती से उसको पकड़ के अच्छे तरीके से चलना पड़ेगा दोस्तों, तब आगे जा पाएंगे दोस्तों। नहीं तो जेनजी लोगों का जो बलिदान है ये भी फिर फिर बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए और एक चीज़, जैसे सुशीला कार्की जी जैसे नया प्राइम मिनिस्टर जो बन रही है, इनके लिए भी डॉक्टर अम्बेडकर का प्रिस्क्रिप्शन क्लियर बात है दोस्तों। और वो बोल रहे हैं कि जो ये वाला ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, उसको भी इन लोगों को जीना पड़ेगा। और पॉलिटिकल में ये स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को भी इन लोगों को साथ साथ जीना पड़ेगा। अगर नेता लोग, ये ब्राह्मण लोग जो है, जो ब्राह्मण लोगों का प्राइमरी सोशलाइजेशन में क्या होता है, मोरालिटी एंड रैशनैलिटी दोनों चीज़ का एब्सेंस हो जाते हैं। वो डॉगमेटिक चीज़ में ज़्यादा उन लोगों का दिलचस्पी रहता है। जैसे ये चीज़ केपी ओली के चीज़ में भी दिखा और में भी यही चीज़ दिखता है। इन लोगों का खाली गायत्री मंत्र, गंगा नहाना, भ्रष्टाचार बढ़ता है। भ्रष्टाचार केवल कानूनी हिसाब से ही कंट्रोल नहीं हो पाएगा, इसके लिए पब्लिक मोरालिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और पॉलिटिकल मोरालिटी, इसको अच्छी तरीके से इन लोगों को जहन लाना पड़ेगा। और इनको क्या करना पड़ेगा, इनको क्लियरली अकाउंटेबल होना पड़ेगा। किसको? जनता के लिए। जो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल भी बनाना पड़ेगा, तब जाके वो अच्छी तरीके से आगे जा पाएंगे। इसका मतलब क्या है, संविधान को सफल बनाने के लिए केवल राजनीतिक नेताओं की नियत ही प्राप्त नहीं होता है, उसको जनता और शासक दोनों को संवैधानिक मर्यादा एंड राजनीतिक मर्यादा, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और पब्लिक मोरालिटी को भी पालन करना जरूरी होता है। ये केवल कानून का पालन करने की बात नहीं है, बल्कि संविधान की आत्मा और लोकतांत्रिक मूल्यों को भी आत्मसात बिल्कुल करना पड़ेगा। वो आत्मा क्या है? वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और पब्लिक मोरालिटी और पॉलिटिकल मोरालिटी, ये तीनों चीज़ को भी इन लोगों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एज अ नेचुरल स्टेंटिमेंट नहीं होगा तो डेमोक्रेसी ये ख़त्म हो जाए, ये अनडेमोक्रेटिक, इसेंशियली अनडेमोक्रेटिक हो जाएगा। और फिर इन लोग मनमानी करने लगेंगे, तो फिर दौड़ा के फिर ऐसे ही जनता भगा के मारते रहेंगे। इस कारण से लोगों को दोस्तों इनको और जिम्मेदार रहना पड़ेगा, मगर ये चीज़ को इन लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा दोस्तों। इसीलिए अंत में मैं कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान सभा में जो कहा था, अगर हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में, ठीक है, डॉक्टर अम्बेडकर का क्लियर यहाँ ये, ठीक है, ये वाला 26 जनवरी 1950 में डॉक्टर अम्बेडकर क्या बोल रहे हैं, ये अगर हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में लोकतंत्र नहीं लाते तो राजनीतिक लोकतंत्र भी बिल्कुल टिक नहीं पाएगा। और नेपाल का जो जेनजी आंदोलन है आज इसी चेतावनी को दोहरा रहे हैं। सवाल ये है कि जैसे क्या नेपाल सिर्फ सत्ता बदलने तक सिमटेगा या फिर एक नई दिशा के और आगे बढ़ेगा, जहां राजनीतिक लोकतंत्र
के साथ साथ सामाजिक लोकतंत्र और आर्थिक न्याय भी स्थापित होगा या नहीं होगा, ये आने वाले दिन के, ये सुशीला कार्की हो या उसके बाद का जो चुनाव होगा, चुनाव के बाद आने वाला जो न्यू गवर्नमेंट होगा, उसके लिए डॉक्टर अम्बेडकर का एक प्रिस्क्रिप्शन अगर कितना ये लोग वैल्यूएबल तरीके से लागू करेंगे, उसी में नेपाल का भविष्य आगे बढ़ने का रास्ता निकलेगा। नहीं तो दोस्तों, यही इन लोगों का असली परीक्षा है और ये भविष्य की राह भी है दोस्तों। ये चीज़ इन लोगों को कितना लगाएंगे, ये तो आने वाला दिन ही देखेंगे दोस्तों। तो आज का ये जो स्ट्रीमिंग है अभी हम बंद करना चाहते हैं दोस्तों। ये हमारा जो स्ट्रीम जो है आपको कैसा लगा, जैसा लगा वैसा लिखिएगा। कोई सलाह सुझाव है तो वो भी लिखिएगा। और दोस्तों कि जो सुझाव है, ये जो हमारा जो लाइव स्ट्रीमिंग है, ये घर घर तक पहुंचाइएगा, हाथ हाथ में पहुंचाइएगा, ताकि लोगों को एक अलग नज़रिया मिल सके, क्रिटिकली कॉन्शियस देखने का, क्रिटिकली एक उन लोगों में क्रिटिकल थिंकिंग का विकास हो सके और विथ एविडेंस बेस। आज के, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज़माने में जो प्राइमरी सोर्स सहित का जो क्रिटिकल थॉट्स वाला, ऐसे ही लाइव स्ट्रीमिंग का बहुत ज़रूरत आने वाले दिन में पड़ेगा लोग दोस्तों। इसी को आप लोग, ये हमारे चैनल में मिलता रहेगा दोस्तों, इसीलिए ये इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट सब करिएगा। और तो अभी के लिए धन्यवाद। जय लोकतंत्र, जय गणतंत्र, जय धर्मनिरपेक्षता और ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, मनुवाद मुर्दाबाद, पूंजीवाद मुर्दाबाद। और आरएसएस का ये आरएसएस का जो सरगना है वो भी मुर्दाबाद। आज के लिए इतना ही और विदा।